पर कंफर्म कर देंगे। मैं तो आपका इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि बोलिए अभी पंखा कर दूँ आपको, बाय द वे सर मैं आपको। अच्छा, चलो भाई तो स्टार्ट किया जाए। और वॉइस सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं एक बार कंफर्म करेंगे। वॉइस प्रॉपर है। मैं तो आपका इतना बड़ा फ़ैन हूँ। ठीक है, वॉइस प्रॉपर है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या? क्या 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 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जब हम पार्ट 6 की बात करते हैं तो इसमें क्या बात करते हैं? हम बहुत बात करते हैं। क्या करते हैं? हम पार्ट 6 में बात करते हैं किसकी? हम पार्ट 6 में पढ़ते हैं गवर्नर। पार्ट 5 हमारा ख़त्म हो चुका है पूरा। यहाँ पर आएगा गवर्नर यानी राज्यपाल। यहाँ पर आएगा। क्यों ना हम पार्ट 6 को ये समझ लें कि कितने चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे फिफ्थ चैप्टर को पार्ट 5 को पार्ट 5 को 5 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। पार्ट 6 को 6 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। बड़ा आसान है याद रखना। सर बैकलॉग कैसे कंप्लीट करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अंकित दुबे, देखो ऐसे है कि सैटरडे संडे इसीलिए आपको दिया जाता है कि सो दैट आप कंप्लीट कर सके, रिवीजन कर सके। लेकिन हैविंग कंसिडर्ड कि आपका बैकलॉग ज़्यादा हो गया है तो फिर एक सेकंड, अगर बैकलॉग ज़्यादा हो गया ना आपका तो फिर एक काम करो कि पहले उस बैकलॉग को आप कंप्लीट कर लो। आगे भागने की ज़रूरत नहीं है। कारण ये है कि फिर आपको है क्या ना, अब जैसे आज का लेक्चर है तो आज का लेक्चर अगर अगर आपने पार्ट 5 को अच्छे से समझ लिया होगा, जो हम लोगों ने एमसीक्यूज़ किए थे परसों और कल भी हम लोगों ने एमसीक्यूज़ किए यूपीएससी एसएससी सबके, तो ये पार्ट 6 आपके लिए काइंड ऑफ केक वॉक होने वाला है। बहुत ही आसान चैप्टर लगने वाला, मतलब बहुत बहुत आसान लगेगा आपको ये, अगर आपको पार्ट 5 अच्छे से समझ में आ गया है तो ही, है ना। खट खट की आवाज़ आई। अच्छा, दिक्कत है इससे भी है। हर चीज़ से दिक्कत है तुम लोगों की। खट की आवाज़ पट की आवाज़ क्यों आ रही है? चलो सर, अभी पार्ट 5 ख़त्म नहीं हुआ है अंकित, तो नहीं हुआ है तो अच्छा, मतलब अच्छा 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 समझ गया। हाँ, पार्ट 5 पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं हुआ है बिकॉज सुप्रीम कोर्ट बाकी है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, पार्ट 5 का सुप्रीम कोर्ट और पार्ट 6 का जो हाई कोर्ट है और सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसको हम एक साथ लेक्चर में करेंगे और वो कल करेंगे। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि पार्ट 5 चल रहा है तो कॉन्टिन्यूशन में चलाते जाओ, बिकॉज वहाँ पे तो मैंने कैग भी नहीं करवाया है। भाई हमें चीज़ें ऐसे पढ़नी होती हैं कि जैसे अभी हमने गवर्नर, सॉरी प्रेसिडेंट, पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लोकसभा राज्यसभा पढ़ा, तो अब अगर हम गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। ये अगर मैं सुप्रीम कोर्ट सारा चीज़ कॉन्टिन्यूएशन में चलाता तो उतने अच्छे से आपको समझ ना आती चीज़ें। ठीक है। हाँ जी। यूपी लेजिस्लेटिव जॉब्स घोटाले पर भी बोलिए। रिकॉर्डिंग, ओ यस 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 यस, बी यूनिक, बहुत बहुत थैंक यू रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए। बी यूनिक, सीता, दो लोगों ने बताया, थैंक यू। चलो तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आई अगेन रिपीट, पार्ट 6 में हमारे टोटल 6 चैप्टर्स हैं। पार्ट 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमने अभी ख़त्म किया है, उसमें 5 चैप्टर्स थे और इसमें 6 चैप्टर्स हैं। किस चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ वो जान लेते हैं। आई अगेन रिपीट, चैप्टर और पार्ट में डिफरेंस होता है। जैसे ये बड़ा सा पार्ट है और इसको हमने कुछ सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जिसको हम चैप्टर बोल रहे हैं। इसके अंदर आर्टिकल्स में, अनुच्छेदों में चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे कि चलो हम एक बार रिकॉल करते हैं। अब ये जो पार्ट 6 है ना, ये आपको पार्ट 5 को रिवाइज भी करवा देगा, बिकॉज पार्ट 6 में शायद ही, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ नया नहीं है, कुछ मतलब बहुत ही थोड़ा सा चीज़ें नई है, बाकी सब कुछ आप ये समझ लो चैप्टर 3 के बाद तो पूरा कॉपी पेस्ट है। पूरा कॉपी पेस्ट है पार्ट 5, बस थोड़े से इधर उधर चेंजेस है तो आपका रिविजन भी हो जाएगा। ठीक है। तो पार्ट 5 में हमने पाँच चैप्टर्स में डिवाइड किया था। ठीक है। और इस बार मैं आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को। मतलब पिछली बार जो है सिर्फ मैंने इन शॉर्ट ही पढ़ा दिया था।
लेकिन इस बार अलग से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है जो हैंड रिटन नोट्स हैं जिन लोगों ने ले रखे हैं उसमें कुछ डिफरेंस आपको देखने को मिले, तो उसी हिसाब से आपने एड ऑन्स कर लीजिएगा, बाकी तो चीज़ें सेम ही रहेंगी ऑलमोस्ट, ठीक है। डीप पे नहीं घुसने वाले हैं बिकॉज पार्ट 5 में इसीलिए हमने डीप में सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो पार्ट 1 में हमने देखा था, सॉरी चैप्टर 1 में देखा था पार्ट 5 के, कि इसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। ये देखा था। देन पार्ट 2 में पार्लियामेंट के बारे में दिया हुआ, ये देखा था। देन पार्ट 3 में ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश के बारे में दिया हुआ, ये देखा था। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो कि अभी देखा नहीं, और इसमें कैग। तो हमने एक्चुअल में पार्ट 5 के चैप्टर 4 और 5 को अभी तक नहीं पढ़ा है ना। हमने सिर्फ शुरू के 3 चैप्टर पढ़े हैं, और जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक है, ठीक है। 52 से लेकर 78 तक दिया हुआ है किसमें। एक चीज़ और याद दिला देना मुझे, ठीक है। थोड़ा सा गजनी टाइप हो चुका हूँ मैं आजकल, तुरंत भूल जाता हूँ। मुझे पेन की निब चेंज करनी है, ठीक है, लास्ट में याद दिला देना, ठीक है। पार्लियामेंट की अगर बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 122 के बीच में दिया हुआ है, और ऑर्डिनेंस की बात करेंगे तो सिर्फ एक आर्टिकल है 123, ठीक है। तो इसी तरह इन 6 चैप्टर्स को देखते हैं किस चैप्टर में क्या है। तो इसमें सिर्फ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 152। इसमें ये बात करता है 153 से लेकर 167, और यही है आपका स्टेट का एग्जीक्यूटिव जो राज्य की कार्यपालिका है, वो बात करता है ये चैप्टर 2। चैप्टर 3 किसकी बात करता होगा, तो चैप्टर 3 यहाँ का जो स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य का विधानमंडल। अब जैसे हम यूनियन के लिए पार्लियामेंट बोलते हैं ना, तो वैसे ही शब्द हम यूज करते हैं स्टेट के लिए, स्टेट का लेजिस्लेचर, राज्य का विधानमंडल, ठीक है। देन चैप्टर 4 में क्या आएगा, जैसे चैप्टर यहाँ पर 3 आ रहा था ना, ऑर्डिनेंस, पार्लियामेंट के बाद ऑर्डिनेंस आ रहा था, तो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर के बाद ऑर्डिनेंस आएगा, किसका आएगा, गवर्नर का आएगा। ये किस आर्टिकल से होगा, तो ये 168 से लेकर 212 तक, और इसका सिर्फ एक ही आर्टिकल होगा 213, जैसे वहाँ पर ऑर्डिनेंस का एक आर्टिकल था। वहाँ पर ऑर्डिनेंस के बाद सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाई कोर्ट आ जाएगा। और यहाँ पर चैप्टर 6 में अगर हम बात करेंगे तो सब ऑर्डिनेट कोर्ट आ जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम करने वाले हैं आज, वो टिल ऑर्डिनेंस करेंगे, हाई कोर्ट, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कल के लेक्चर में सारा कुछ हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको आर्टिकल 152 बता देता हूँ, बिकॉज इसमें ऐसा खासा हमें पढ़ना नहीं है, कुछ दिया भी नहीं हुआ है ज़्यादा ऐसा। बस 152 में यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस आर्टिकल में, ये लिखा हुआ है कि इस पूरे पार्ट 6 में स्टेट में जम्मू और कश्मीर को इंक्लूड मत करिएगा, ये लिखा हुआ है। आर्टिकल 152 में ये लिखा हुआ है कि हर जगह जहाँ पर भी स्टेट 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 शब्द आ जाएगा, पहली बात तो इस पार्ट 6 में जो स्टेट का मतलब है वो पार्ट 3 और पार्ट नंबर 4 यानी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी यानी आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 में जो स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है उससे अलग है। वहाँ स्टेट का मीनिंग बहुत ब्रॉड था, जिसमें कि सेंटर की गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, जितने भी हमारी लोकल बॉडीज़ हैं वो आ जाएंगे, जितने भी हमारी स्टेट के मतलब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं, ओएनजीसी, एलआईसी, ये सब वो सब आ जाती हैं। स्टेट का यहाँ पर मतलब है यूपी, एमपी, ये सब जो हमारे 28 राज्य हैं भारत में, उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूड नहीं है, और वैसे भी अब जम्मू कश्मीर तो स्टेट ही नहीं रहा, ठीक है। तो बस इसमें ये लिखा हुआ है, मतलब चैप्टर 1 इज जनरल, इसको बोलते हैं जनरल, जैसे इसको स्टेट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, इसको स्टेट लेजिस्लेचर बोलते हैं, इसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं, वैसे इसको जनरल लिखा हुआ है, जनरल, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करने वाले, स्टेट एग्जीक्यूटिव से। अब रिकॉल करिए कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन थे, तो उसी से जरा मुझे बता दीजिए स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन कौन होगा। मैं आपका कमेंट का वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, जल्दी से बताइए। कश्मीर का कोई है स्टूडेंट, शकीनात नुसरत जी पूछ रही हैं, आई थिंक आप कश्मीर से हो, हाँ? काफ़ी लोग हैं, ये सर सब समझ आ रहा है, ओके, ठीक है, वॉइस प्रॉपर है, ओके। बताओ जल्दी से स्टेट एग्जीक्यूटिव में किस किस को रखोगे यार आप, हाँ? यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमने किसको रखा था, यहाँ पर हमने रखा था प्रेसिडेंट को, पीएम को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एंड अटॉर्नी जनरल को, इन सबको रखा था। अरे एक और तो थे, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट कर लेते हैं, तो ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर स्टेट एग्जीक्यूटिव का पार्ट कौन हो जाएगा अभी, जैसे यहाँ पर वहाँ पर, एक सेकंड रुको, ध्यान रखना अब एक चीज़, एंड दैट इज़ कि जैसे हमारा सेंटर में, यहाँ पर लिख देता हूँ पार्ट 5 में और यहाँ पार्ट 6,
ठीक है, तो जैसे यहाँ पार्ट 5 में होता है प्रेसिडेंट, तो ये ऐसे वैसे यहाँ पर कौन होगा प्रेसिडेंट की तरह? गवर्नर यानी कि राज्यपाल। जैसे वहाँ पर होता है प्रधानमंत्री, तो वैसे यहाँ पर होगा मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। जैसे वहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, मतलब मंत्री परिषद होता है, वैसे यहाँ पर भी मंत्री परिषद होगा। जैसे वहाँ पर अटॉर्नी जनरल होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, महान्यायवादी होता है, यहाँ पर एडवोकेट जनरल होता है। एक डिफरेंस बताओ, एक डिफरेंस बताओ जो पार्ट 5 में तो होता है लेकिन पार्ट 6 में नहीं होता यूनियन एग्जीक्यूटिव की जब बात करते हैं तो वो कौन है? बताइए जल्दी से। हाँ ये सर हम भी हैं श्रीनगर से। ओके केशव, ओके ठीक है। तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट होता है पार्ट 5 में, लेकिन पार्ट 6 में कोई वाइस गवर्नर जैसी कोई पोस्ट नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप इनको इनको अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है, आपको पार्ट 6 तुरंत आसानी से याद हो जाएगा। जैसे वहाँ पर हमने पढ़ा था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, वैसे यहाँ पर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर हेड होता है। जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था कि ये डी फैक्टो हेड होता है, रियल हेड होता है, वैसे यहाँ पर ये डी फैक्टो हेड होगा। जैसे वहाँ पर ये डी ज्यूरे हेड होता है, नॉमिनल या फिर टाइटलर हेड, वैसे यहाँ ये डी ज्यूरे या फिर गवर्नर डी ज्यूरे या फिर नॉमिनल या फिर टाइटलर हेड होता है। सिंपल, ठीक है। तो पार्ट 6 का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, स्टेट एग्जीक्यूटिव। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? सबसे पहले गवर्नर। तो सबसे पहले हम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आर्टिकल नंबर 153 से स्टार्ट होता है गवर्नर यानी कि राज्यपाल। तो जैसे आर्टिकल 52 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। वैसे आर्टिकल नंबर 153 बोलता है देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, हर भारत के राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए। 153 एज सिंपल एज दैट। पहला आर्टिकल तो उस ऑफिस के स्टैब्लिशमेंट की ही बात करेगा। ये भाई किस चीज़ की बॉटल रखी है, पानी की तो नहीं लग रही है 154 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट विल बी, जैसे वहाँ पर अब कुछ अंतर है ही नहीं। जैसे वो वहाँ पे 52 था वैसे वहाँ 153 है, जैसे वहाँ 53 था वैसे यहाँ 154 है। वहाँ 53 क्या था? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन दी प्रेसिडेंट। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन दी गवर्नर एंड शैल बी एक्सरसाइज बाय हिम इधर डायरेक्टली और थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू हिम। कुछ चेंज है तो वो प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर है, इसके अलावा कुछ एक शब्द भी इधर से उधर नहीं है। मतलब यहाँ पर यूनियन का स्टेट हो गया है और यहाँ पर प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर, कुछ एक शब्द भी इधर से उधर नहीं है, ठीक। 155 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की नियुक्ति। अब प्रेसिडेंट की तरह गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता है, अपॉइंटमेंट होती है, इसकी नियुक्ति होती है, चुनाव नहीं होते हैं। तो इस वजह से अब हमारा वहां पर क्या था, मतलब वहां पर 53 के बाद क्या था प्रेसिडेंट वाले में? 54 था और 55 था। 54 इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल की बात करता है कि कौन कौन इलेक्शन में हिस्सा लेगा, जरा बताइए कौन लेता है। और 55 किसकी बात करता है? 55 बात करता है मैनर ऑफ इलेक्शन, किस तरह से इलेक्शन होगा। यहाँ पर इलेक्शन हो ही नहीं रहा है तो ना तो इलेक्टोरल कॉलेज का कोई झंझट है, ना तो किस तरह से इलेक्शन हो रहा है उसका झंझट है। सिर्फ नियुक्ति होती है, कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स दी गवर्नर ऑफ एवरी स्टेट, ठीक। और 156 ये काफ़ी बड़ा है, इसमें टर्म और सारी चीज़ें लिखी हुई है। 156 का क्लॉज 1, द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। अब कौन सा प्रसाद मिलता है, कौन सा प्रसाद देना पड़ता है गवर्नर को, प्रेसिडेंट को प्लेजर देना पड़ता है, वो कल हम शॉर्ट एक मैंने डाली थी, रील डाली थी, उससे क्लियर हो गया होगा आई थिंक। देख लीजिए ना सभी ने वो कौन से प्लेजर की वहाँ पर बात हुई है, जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर मैंने बताया था, ठीक है। द गवर्नर में बाई राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट में रिजाइन हिज ऑफिस। अब जब हम प्रेसिडेंट की रेजिग्नेशन की बात करते हैं तो वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को। यहाँ पर गवर्नर के पैरेलली ऐसे कोई वाइस गवर्नर तो होता नहीं है कि गवर्नर वाइस गवर्नर को, वाइस गवर्नर गवर्नर को, वाइस गवर्नर जैसी कोई पोस्ट ही नहीं है। तो फिर गवर्नर किसको देगा रेजिग्नेशन? जिसने उसको अपॉइंट किया, दैट इज द प्रेसिडेंट। Subject to the foregoing provisions of this article, a governor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon the office.
5 साल के लिए ये ऑफिस होल्ड करता है, यानी टर्म इसका कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है। क्लियर है 156? ठीक है, अभी आपको सिर्फ फोकस करना है क्या चीज़ लिखी हुई है, क्या डिफरेंसेस हैं यार, वो सब अभी नोटिस करना है। अभी आपको जैसे पार्ट 5 में मैंने आपको बोला था एकदम रट्टाफिकेशन पे मत अब एकदम जाओ कि आर्टिकल रटना, वो तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रिक से, थोड़ा बहुत जब हम बार बार क्वेश्चंस करेंगे तो उससे हो जाएंगे। जैसे पार्ट 5 में हम लोगों ने ढेरों क्वेश्चंस किए, आई थिंक हम लोगों ने सारे मिला के आई थिंक कितने 90 प्लस क्वेश्चंस किए होंगे, है ना। कल भी किए थे, आई थिंक 50 एसएससी वाले थे और 40 प्लस थे कि कितने थे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 40 प्लस तो फॉर श्योर ही थे वो यूपीएससी वाले। ठीक है, तो 90 प्लस तकरीबन उन्होंने क्वेश्चन किए थे, तो उससे आपको काफ़ी सारे आर्टिकल तो ऐसे याद हो गए होंगे। ठीक है, तो आपको अभी मतलब एकदम उस पर नहीं जाना है कि भाई नहीं याद करना, रटना है। वो धीरे धीरे नेचुरली उसको फ्लो होने दीजिए, धीरे धीरे कि भाई आप अभी अभी देखना, अभी यहीं पे ही तुमको पार्ट 5 के बहुत सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे अभी अभी इसी लेक्चर में। ठीक है, बस इंटरेस्ट बनाए रखना अपना। 157 गाड़ी वाला आ चुका है भाई, कचड़ा वचड़ा निकाल दे। क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, तो यहाँ पर क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैज़ कंप्लीटेड एज ऑफ 35 ईयर्स। वहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन, किस आर्टिकल में क्वालिफिकेशन दी हुई थी, रिकॉल करिए जल्दी से, तो ऐसे ही याद हो जाएगा हमको। ऐसे कुछ याद किया था प्रेम, हाँ, ट्रैकिंग पे चलना है सो कम इन टाइम, तो प्रेसिडेंट है ना, 52 प्रेसिडेंट, 53 यानी 53 एग्जीक्यूटिव मतलब जो एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की वो प्रेसिडेंट पे वेस्ट करेगी। इलेक्टोरल कॉलेज 54, मैनर ऑफ इलेक्शन 55, टर्म 56। यहाँ पर क्या है, टर्म 156। ठीक है, वहाँ पर ये एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन थी, यहाँ पर ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जो एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन ऑफ गवर्नर की बात करता है। क्वालिफिकेशन किस में था? 58 में था, ये 56, 57, 58। यहाँ किस में है? 157 में, तो आसी पास है, मतलब कि आसी पास है। जैसे ये 58 में था तो 1 एक यहाँ जोड़ो, एक घटा दो। ये अभी तक क्या था? 52 में प्रेसिडेंट था, 153 में गवर्नर है, तो भाई यहाँ पे एक जोड़ो और एक यहाँ पर जोड़ दो, समझ रहे हो, एक लगा और एक जोड़ दो तो 153। मतलब तरीके हैं याद करने के, अपने दिमाग में मेंटल फ्रेमवर्क, मेंटल मॉडल इस तरह से बना सकते हो कि जैसे 53 में बोलता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल वेस्ट इन प्रेसिडेंट, तो इसमें एक जोड़ो यहाँ पर और एक जोड़ो यहाँ पर, तो ये 154 बन गया। तो ये बोलता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट शैल वेस्ट इन गवर्नर। ठीक है, लेकिन इसके बाद क्या हो जाएगा, आपको एक एक जोड़ना पड़ेगा या सॉरी घटाना पड़ेगा, तो उस तरह से थोड़ा सा आप बना सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे कि क्वालिफिकेशन वहाँ पर लिखी हुई है आर्टिकल 58 में, तो एक जोड़ो और एक घटा दो तो 157 हो जाएगा। क्लियर है इतनी चीज़? लगता है मेरे यहाँ कोई कचड़ा दे नहीं रहा है। मम्मी लगता है पूजा वूजा कर रही हैं, तभी गेट वेट जो है खटखटाया जा रहा है। कोई नहीं, चला जाएगा बेचारा। Qualification for appointment as governor. No person shall be eligible for appointment as governor unless he is a citizen of India has completed the age of 35 years. तो 35 साल की जो उम्र है ये पूरी हो जानी चाहिए। जैसे कि प्रेसिडेंट के लिए होता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है 35 साल, है ना, 35, तो वैसे गवर्नर के लिए भी होता है 35 साल। कंडीशन ऑफ गवर्नर्स ऑफिस, तो वहाँ पर आर्टिकल 59 में था प्रेसिडेंट का कंडीशन ऑफ ऑफिस, है ना। यहाँ पर गवर्नर के लिए 158 में क्या कंडीशन ऑफ ऑफिस था वहाँ पर? तो वहाँ पर ये था कि भैया देखो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होना चाहिए तुम्हारे पास, और तुम, ठीक है, शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, और अगर ऐसा है, इफ सो यू मस्ट वेकेट योर सीट बिफोर एंटरिंग अपॉन द ऑफिस। सेम था प्रेसिडेंट के लिए, वही सेम गवर्नर के लिए कि आप एमपी या फिर एमएलए मत हो। ठीक है, तो एमपी एमएलए मत हो। ठीक है, अगर हो, राज्यपाल के लिए अगर नियुक्ति हो गई तुम्हारी, तो तुम उससे पहले रिजाइन कर दो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ का पद धारण ना करते हुए हो। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब जहाँ से आपको सैलरी ड्रॉ हो रही है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिस हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस हो, या फिर वो कोई लोकल अथॉरिटी का ऑफिस हो। ठीक है, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या नहीं होते हैं? जब मैंने आपको कल एमसीक्यूज परसों के दिन वाले यूपीएससी वाले जब किए थे, तो मैंने आपको वो दिखाया था पूरा चार्ट कि जैसे हमारा ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं, तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में प्रेसिडेंट का ऑफिस, गवर्नर का ऑफिस, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं आते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट का ऑफिस, गवर्नर का ऑफिस, चाहे आपका चेयरपर्सन ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, कमीशन फॉर वुमेन, इन सब के ऑफिस को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ का पद नहीं माना जाता है।
ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, ये एक एक्ट आया था सेपरेट, उसमें पार्लियामेंट ने बोला इनको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डील नहीं किया जाएगा। Governor shall be entitled without the payment of rent to the use of his official residence and shall be also entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by parliament by law। इसमें याद क्या करना है, इसमें घुमा फिरा के हमें ये याद करना है कि इनका वेतन भत्ता पैसा कितना मिलेगा वो संसद डिसाइड करेगी, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी। अब होता क्या है, आगे पढ़ाते हैं आपको। वेयर द सेम पर्सन इज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ two or more state, the emolument or allowance payable to the governor shall be allotted among the state in such proportion as president may order determine। मतलब ये है कि ध्यान रखना हुआ क्या था, 7th अमेंडमेंट जब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, 7वां संशोधन 1956 में हुआ था ये, तो इसने ये बोला था कि एक जो गवर्नर है, एक राज्यपाल, या फिर मैं कुछ इस तरह से भी इसको बोल सकता हूँ, 2 or more, ठीक है, 2 or more states कैन हैव अ कॉमन गवर्नर, एक कॉमन राज्यपाल हो सकता है 2 या 2 से ज़्यादा राज्य का, और इस सिचुएशन में उसकी सैलरी एक होगी गवर्नर की। जैसे मान लो कि भाई मान लो 2 लाख है, तो कौन सा स्टेट कितनी सैलरी देगा। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं पंजाब और हरियाणा का कॉमन गवर्नर है, तो पंजाब कितना सैलरी देगा, हरियाणा कितनी सैलरी देगा। सैलरी काम पे भी तो डिपेंड करती हो सकता है पंजाब का काम ज़्यादा रहता हो, हरियाणा कम रहता हो, तो हो सकता है कि मतलब 60-40 डिवीजन हो, यानी कि 60% सैलरी पंजाब देगा, 40% हरियाणा। ये कौन डिटरमाइन करेगा, प्रेसिडेंट। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि पार्लियामेंट सैलरी डिसाइड करेगा, सैलरी पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, लेकिन अगर कोई कॉमन स्टेट का मतलब कॉमन गवर्नर है मल्टीपल स्टेट का, तो किस प्रपोर्शन में सैलरी का डिवीजन होगा वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेगा। ठीक है, तो सैलरी 3 और 3A, अब ए लगा हुआ है, दैट मीन्स कि यार अमेंडमेंट से ऐड किया गया होगा A, B, C, तो मतलब है कि अमेंडमेंट कोई ना कोई हुआ होगा तब जोड़ा गया बाद में इसको। एंड द एमोल्यूमेंट एंड अलाउंस ऑफ द गवर्नर शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। ठीक है, उसको घटाया नहीं जाएगा, सो दैट उसका ऑफिस का इंडिपेंडेंस बरकरार रहे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। वीराटियन जो भी यार आपका नाम है, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं, एंड दैट इज़ की कॉन्सुलेट फंड ऑफ इंडिया से पेंशन निकलती है, वो अभी जब हम लोग देखेंगे स्टेट का बजट तो वहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल नहीं कराया आपने गौरी अग्रवाल, और स्पैम कर रही हैं, समझाइए भाई गौरी जी को। अब हम तो कुछ बोलेंगे नहीं, मैं कुछ बोलूँगा तो विवाद हो जाएगा। 159 पे आते हैं। ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर। गवर्नर हैज़ टू टेक ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट कहाँ ले रहा था, अब ये रिवीजन है आपका। ठीक है, प्रेसिडेंट कहाँ पे ले रहा था, तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने जो है ओथ लेता है कौन। क्या कुछ बफरिंग वगैरह हुआ था क्या? चलो, तो अगर हम बात करें प्रेसिडेंट, ठीक है, तो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने लेता है CJI, और अगर वो नहीं हुआ तो सीनियर मोस्ट जज। ऐसे ही जो गवर्नर होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सामने ओथ लेता है, और अगर वो एब्सेंट होगा कौन, मतलब जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ हाई कोर्ट। 160 डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर इन सर्टेन कंटिजेंसीज। डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस यानी कि जब गवर्नर नहीं होगा तो ऐसे कंडीशन में भाई वाइस गवर्नर तो है नहीं कोई कि वाइस गवर्नर बन जाएगा, तो फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट समवन टू टेक ओवर द फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नर इन सर्टेन सिचुएशंस। 161, अब वहाँ पर आर्टिकल 61 में इम्पीचमेंट था। इम्पीचमेंट क्या था, इम्पीचमेंट था रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर ध्यान रखना कोई इम्पीचमेंट नहीं होता है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 156 का क्लॉज 1 बोलता है कि गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जब मन चाहे तो प्रेसिडेंट को गवर्नर को हटा सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम करते हैं, काउंसिल ऑफ PM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के। ठीक है, तो उनकी एडवाइस पे उनको हटाया जा सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना कोई इम्पीचमेंट नहीं होता, और कमेंट में बताना है कि जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है वो कौन से ग्राउंड पे होता है। पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन, ठीक है, रिप्राइव, रिमिशन, ठीक है, और रेस्पाइट, ये सब जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी हुई हैं, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। किस आर्टिकल में ज़रा बताइए। पार्डनिंग पावर जो थी प्रेसिडेंट की वो किस में दी थी, ये पार्डनिंग पावर ही तो है, और वहाँ पर इस आर्टिकल को मैं आपको समझा चुका हूँ। थोड़ा सा और डिफरेंसेस को जान लीजिए भाई। पार्डनिंग पावर जो होता है प्रेसिडेंट का वो आर्टिकल 72 में है, 72 में है।
तो वैसे इसका 161 में है, और इसको मैं याद क्या, मतलब मैंने आपको क्या क्या बताया था इसमें भाई, इसमें मैंने आपको बताया था पार्डन, ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कम्यूट, फिर क्या बताया था, रिमिशन, है ना, रिमिशन, फिर रेस्पाइट, फिर रेप्राइव। अंतर क्या था, पार्डन का मतलब क्या था, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। कम्यूट का मतलब क्या था कि भाई सिमरन जाने तो नहीं देंगे तुम्हें, कुछ ऑप्शन दूसरा दे देते हैं तुम्हें। मतलब इसमें तो एब्सॉल्व कर दिया पूरी तरह से पनिशमेंट में, इसमें क्या है कि आपने फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को चेंज कर दिया, यहाँ पर पूरी तरह से छोड़ दिया, यहाँ पर फॉर्म ऑफ पनिशमेंट चेंज कर दिया, यहाँ पर जो ड्यूरेशन है पनिशमेंट का उसको कम कर दिया, यहाँ पर भी ड्यूरेशन को कम कर दिया, लेकिन हेल्थ ग्राउंड पे यहाँ पर टेम्पररी होल्ड लगा दिया। अब वही सेम चीज़ आर्टिकल 161 में गवर्नर को लेके है कि भाई गवर्नर पार्डनिंग पावर का यूज़ कर सकता है स्टेट लॉ का जब बात आती है, प्रेसिडेंट यूज़ करेगा जब यूनियन लॉ की बात आएगी, यहाँ पर स्टेट लॉज के केस में अपना पार्डनिंग पावर का यूज़ करेगा गवर्नर। अब डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है बिटवीन दी पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, सेम होता है, सॉरी हाँ बोल सकते हैं सेम होता है एक्सेप्ट इन 2 केसेस। वो 2 केसेस क्या हैं, पहला गवर्नर कैन नॉट पार्डन व्हाट, गवर्नर कैन नॉट पार्डन डेथ सेंटेंस, यानी अगर मृत्यु दंड मिल गया, ठीक है, तो आपको प्रेसिडेंट के पास ही जाना होगा, वही बचा सकता है आपको, और कोई नहीं, गवर्नर के पास नहीं जा सकते हैं, चाहे भले वो यूनियन लॉ स्टेट लॉ कैसे भी केस में मिली हो। दूसरा, गवर्नर कैन नॉट यूज पार्डनिंग पावर, यूज पार्डनिंग पावर अगेंस्ट मार्शल लॉ। मतलब हम बोल सकते हैं कि अगर किसी मार्शियल लॉ का मतलब होता है मिलिट्री रूल, जैसे मिलिट्री के लॉज होते हैं अपने, क्या होता है कि जो लोग मिलिट्री डिफेंस फोर्सेस वगैरह में सर्व करते हैं तो वहाँ की अलग कोर्ट होती हैं। जैसे आप छोड़ के भाग गए, मान लो आप सर्विस कर रहे थे, छोड़ के भाग गए, कुछ चोरी करके भाग गए, तो आपका केस सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं, आपका कोर्ट मार्शल या कोर्ट में चलेगा, ठीक है। तो मार्शल कोर्ट ने जब बोल दिया, तो मार्शल कोर्ट में आपका वो चलेगा, तो मार्शल कोर्ट ने अगर आपको अगर सज़ा दे दी तो वो फिर आप गवर्नर के पास नहीं जा सकते हैं, अगेन प्रेसिडेंट के पास जाना पड़ेगा। उसके पीछे का रीज़न गेस कर सकते हैं क्या होगा। 162 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट की बात करता है, जैसे कि वहां पर हमने देखा था आर्टिकल नंबर 73 जो एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन की बात कर रहा था। तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सटेंड्स टू मैटर वेयर द स्टेट लेजिस्लेचर हैज द पावर टू मेक लॉज, जैसे वहां पर था एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन एक्सटेंड टू मैटर्स वेयर द पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज। और वो कौन कौन से मैटर्स हैं वो हमें 7th शेड्यूल में लिखा हुआ है, 7वीं अनुसूची में लिखा हुआ है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड दैट कॉन्करेंट लिस्ट। क्योंकि प्रेसिडेंट सबका हेड होता है भैया चिरकुट। ये बोलो कि प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेस, ठीक है। यस, सुप्रीम कमांडर प्राशिक सही है। अब अमानुद्दीन अहमद प्रेसिडेंट, यस सही है। चलो तो अगर बात करें 162 तक हो गया। अब यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा क्या, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं अभी भी स्टेट एग्जीक्यूटिव में ही, लेकिन स्टेट एग्जीक्यूटिव में कौन कौन होता है, गवर्नर होता है, सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है और एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा गवर्नर तो खत्म हो गया, अब हम देखेंगे सीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ट्रिक बता दे, ट्रिक तो यहाँ पर चलो बनाने की कोशिश करते हैं थोड़ी सी, ठीक है, जो बन सकती है। जहाँ तक देखो इस तरह से याद कर लो, 153 में क्या है, 154 में क्या है, 155 में क्या है, 156 में क्या है, 157 में क्या है, ठीक है। तो इसमें तो गवर्नर लिखा हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन दी गवर्नर, ठीक है। देन यहाँ पर अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है, देन यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, देन यहाँ पर टर्म लिखा हुआ है। तो ऐसे शुरू के 4 आर्टिकल तो ऐसे याद कर सकते हो, ग्रेट, ठीक है, ग्रेट करके याद कर सकते हो, है ना। देखो एग्जीक्यूटिव, अपॉइंटमेंट और टर्म, यहाँ तक याद कर सकते हो। देन इसके बाद
फिर ये है अपॉइंटमेंट क्वालिफिकेशन इसमें है, ठीक है। क्यू सी ओ, क्यू सी ओ क्या बनाओगे? ग्रेट, ग्रेट क्वालिफिकेशन सी ओ। हाँ, इसमें यार देख लेना, बना लेना अपने हिसाब से। 4 आर्टिकल का तो बन चुका है, ठीक है। 4 आर्टिकल के शुरू के 4 आर्टिकल आपको अच्छे से याद हो गए। ग्रेट, गवर्नर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन गवर्नर। ए से अपॉइंटमेंट और टी से टर्म, याद हो गया आपको, ठीक है। 4 आर्टिकल तो हो गए। फिर ऐसे याद कर लो, ग्रेट क्वालिफिकेशन अगर तुम्हारे अंदर, ठीक है, अगर बहुत तुम क्वालिफाइड हो तो फिर जो है शर्तें नहीं लगाई जाएंगी, कंडीशंस नहीं लगाई जाएंगी, फिर सीधा तुमको शपथ दिलाई जाएगी। ग्रेट अगर तुम्हारे क्वालिफिकेशन है तो कंडीशन ना लगा के सीधा ओथ दिलाई जाएगी तुमको, ठीक है। बस एक दो आर्टिकल तो तुम नहीं भी याद करोगे तो भी चला जाएगा, आप आराम से ऑप्शनल एलिमिनेशन से हो जाएगा, है कि नहीं। शुरू के 4 आर्टिकल पूछ लिए तो आराम से बता दोगे ग्रेट, ठीक है। बाकी के 3 हम लोग कहेंगे ग्रेट अगर क्वालिफिकेशन है तुम्हारे अंदर तो तुमको कंडीशन कोई नहीं लगाई जाएगी, सीधा ओथ दिलाई जाएगी तुमको, सीधा शपथ दिलाएंगे, ठीक। चलो अभी आते हैं 163 में, एंड दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। जैसे वहाँ पर था आर्टिकल नंबर 74, क्या था अनुच्छेद 74 कि देयर शैल बी a council of minister headed by prime minister to aid and advise the president। वैसे यहाँ पर क्या, there shall be a council of minister headed by chief minister to aid and advise the governor। पूरा सेम है, डिट्टो कॉपी है 74 का, बस पीएम की जगह सीएम और प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर हो गया, खत्म, ठीक है। आर्टिकल नंबर 164 अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर। जैसे वहाँ आर्टिकल 75 था वैसे यहाँ 164 है। क्या वहाँ पर पहला क्लॉज क्या था? अपॉइंटमेंट था, ठीक है। वहां पर पहला क्लॉज क्या था? अपॉइंटमेंट था, नियुक्ति था, किसकी? और अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा, आर्टिकल भी याद करने की जरूरत नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल आर्टिकल। गवर्नर के बस याद करना, बाकी एक भी आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे, ठीक है। एक नॉट इवन अ सिंगल आर्टिकल, सब याद हो जाएगा आराम से, मतलब याद करना ही नहीं है, आराम आराम से छोड़ो, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ था वहां पर कि प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यही है, सेम चीज भाई, प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर कर दो, पीएम की जगह सीएम कर दो, कुछ चेंज नहीं है। दूसरे में क्या था? दूसरे में यह था कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो आपको लगेगा यहां पर प्लेजर ऑफ गवर्नर होगा, नहीं है। एक्चुअल में यहां पर प्लेजर ऑफ जो गवर्नर है वो पहले वाले क्लॉज में ही डाल दिया इन्होंने। प्लेजर ऑफ जो गवर्नर है वो पहले वाले क्लॉज में ही डाल दिया। ऐसा नहीं कि गवर्नर को इनको प्लेजर नहीं देना पड़ता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देना पड़ता है, गवर्नर को प्लेजर देना होता है, लेकिन वो क्लॉज 2 में नहीं है। तो क्लॉज 2 में क्या है? क्लॉज 2 में क्या है फिर? तो क्लॉज 2 में ध्यान रखना कि वहां पर हमने क्लॉज 3 में क्या पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो वहां पर हमने क्लॉज 3 में पढ़ा था कि भाई जो हमारा, सर वो मैंने करवा दिए हैं क्वेश्चंस, ठीक है, एप्लीकेशन पे हो चुके हैं, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था क्या चीज़, एंड दैट वाज कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोअर हाउस को, लोअर हाउस को रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलेक्टिवली। लोअर हाउस वहाँ पर क्या था? लोकसभा, यहाँ पर क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे वहाँ लोकसभा होता है वैसे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली। तीसरा यहाँ पर क्लॉज क्या है? तो वहाँ पर चौथा क्लॉज क्या था? ओथ था, तो यहाँ पर तीसरा क्लॉज ओथ हो जाएगा। वहाँ पर चौथा क्लॉज क्या था? वहाँ पर चौथा क्लॉज था, वहाँ पर पांचवा क्लॉज क्या था जो यहाँ पर चौथा क्लॉज हो जाएगा? वहाँ पर पांचवा क्लॉज ये था कि कोई भी मिनिस्टर हो सकता है 6 महीने के लिए विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ हाउस, वो यहाँ पर 4th क्लॉज है। वहाँ पर जो छठा क्लॉज था वो यहाँ पर 5वां क्लॉज है। क्या था वहाँ पर? दैट वाज सैलरी एंड अलावेंस। तो सैलरी एंड अलावेंस वहाँ पर कौन डिटरमाइन कर रहा था, कौन फिक्स कर रहा था? पार्लियामेंट। तो यहाँ पर कौन फिक्स करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर फिक्स करेंगे। किसकी सैलरी अलावेंस? मिनिस्टर्स की। खत्म। 16 जैसे वहाँ पर 76 था अटॉर्नी जनरल, वैसे यहाँ पर एडवोकेट जनरल है। अब याद कैसे करना है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रिक क्या है यहाँ पर, ठीक है। और बहुत भयंकर ट्रिक है ये। ट्रिक ये है कि इसके बाद जैसे ही आपका ये गवर्नर खत्म हो, ठीक है, गवर्नर खत्म होता है जैसे आपका, उसके बाद आप हर आर्टिकल में 89 जोड़ दो। पार्ट 5 के आर्टिकल में 89 जोड़ दो, आपको पैरेलली एक
पार्ट 6 का आर्टिकल मिल जाएगा। जैसे आर्टिकल 73 बोल रहा था एग्जीक्यूटिव एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, 89 जोड़ो, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट। 74 बोल रहा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर हु शैल एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल एक्ट इन सच एडवाइस, मतलब कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा हेडेड एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होनी चाहिए और प्रेसिडेंट को उस एडवाइस पे काम करना है, ठीक है। और वो एडवाइस बाइंडिंग होती है, प्रेसिडेंट एक बार लौटा सकता है, गवर्नर तो भैया एक बार भी नहीं लौटा सकता है। गवर्नर तो उस एडवाइस को जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर द्वारा मिलती है उसको तो एक बार भी नहीं लौटा सकता है वो, ऐसा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। सॉरी, आई एम वेरी रियली सॉरी, ठीक है। गवर्नर के साथ यहाँ पर केस ये है, मैं उल्टा बोल गया, दैट इज कि जिस तरह से 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने जिस तरह से एडवाइस बाइंडिंग करी थी प्रेसिडेंट पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, उस तरह गवर्नर पे कोई बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। गवर्नर इज नॉट बाउंडर, और यहाँ तक कि कोई मैटर किसके डिस्क्रिप्शन पे फॉल होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर, वो भी डिसाइड करने का पावर गवर्नर को है। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि अपने डिस्क्रिप्शन में काम कर सकता है, अपने मन मर्जी से काम कर सकता है। गवर्नर के लिए तो वो तक लिखा हुआ है, कुछ ऐसे सर्टेन केसेस होते हैं, अभी हम देखेंगे, जहाँ पर गवर्नर अपने मर्जी से काम कर सकता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो इसी को बोलते हैं कि प्रेसिडेंट डिड नॉट हैव एनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन वाइल गवर्नर हैज़ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो वो एडवाइस गवर्नर पर बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। खैर, तो 89 जोड़िए, इसमें क्या मिल जाएगा आपको, 163, ठीक है। वैसे 75 पे 89 जोड़िए, क्या मिल जाएगा, 164। ऐसे ही 76 में अटॉर्नी जनरल था, 89 जोड़िए, एडवोकेट जनरल मिल जाएगा। जैसे अटॉर्नी जनरल होता है वैसे एडवोकेट जनरल होता है, ठीक है। वहां पर अटॉर्नी जनरल के क्या क्या क्लॉजेस थे, याद कर लो। पहला क्लॉज क्या बोल रहा था, अपॉइंटमेंट की। यहाँ पर भी जो पहला क्लॉज है वो क्या बोलेगा, अपॉइंटमेंट की। कौन वहां पर अपॉइंटमेंट कर रहा था, प्रेसिडेंट। यहाँ कौन करेगा, गवर्नर करेगा। वहां पर दूसरा क्लॉज क्या था, ड्यूटी लिखी हुई थी, वैसे यहाँ पर ड्यूटी है। क्या ड्यूटी थी उसकी, अटॉर्नी जनरल की, लीगल मैटर्स में एडवाइस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहाँ पर क्या ड्यूटी है, यहाँ पर यह ड्यूटी है कि स्टेट गवर्नमेंट को एडवोकेट जनरल एडवाइस करेगा। तीसरा क्या था, ही हैज़ राइट टू ऑडियंस, ही शैल हैव राइट टू ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब ये इंडिया का तो है नहीं, ये तो स्टेट का है, तो यहाँ पर एज सच कुछ नहीं है कि ही शैल हैव राइट टू ऑडियंस इन दिस, ठीक है। यहाँ पर थर्ड क्लॉज में जो लिखा हुआ है वो जो एडवोकेट जनरल का फोर्थ क्लॉज था अटॉर्नी जनरल का, वो इसका थर्ड क्लॉज हो जाएगा। इसमें सिर्फ 3 ही क्लॉज हैं, एंड दैट इज कि ये गवर्नर को जब तक प्लेजर देता रहेगा तब तक ऑफिस में रहेगा। अब क्या मुझे पूरा लिखना या समझाने की जरूरत है क्या, क्योंकि वो काम तो हम पहले कर चुके हैं, बस 89 ऐड कर दो, वही सेम चीज़ है। जो डिफरेंस है उन्हें बता दिया कि वहाँ 4 क्लॉज थे, यहाँ 3 क्लॉज हैं। और इस चीज़ को यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नर, ठीक है, इज नॉट बाइंडिंग ऑन गवर्नर। यानी राज्यपाल पे ये जो एडवाइस मिलती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से, जिसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, वो बाइंडिंग नहीं होती है, बाध्य नहीं होती है राज्यपाल पे, ठीक है। अब आते हैं कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ये क्या है, एनबी क्या है ये, हाँ, न्यू बेस क्या है। चलो तो 166, तो कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो जैसे वहाँ पर कंडक्ट ऑफ बिजनेस की कौन सा आर्टिकल बात कर रहा था, 77 आर्टिकल, सॉरी 89 इसमें ऐड कर दो, क्या हो जाएगा, 166 हो जाएगा, सिंपल। जैसे वहाँ कंडक्ट ऑफ बिजनेस सेंटर की बात हो रही थी, यहाँ कंडक्ट ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की बात होगी। वहाँ पर 78 में ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर दी थी, 89 जोड़ दो, ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर हो जाएगी, खत्म। क्या ड्यूटी होती है, जैसे पीएम एज अ लिंकेज एक्ट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के बीच में, से यहाँ पे सीएम यानी चीफ मिनिस्टर एक्ट करेगा एज अ लिंकेज बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड दी गवर्नर यानी राज्यपाल। और जैसे वहाँ पर वो लिंच पिन था, वैसे यहाँ ये लिंच पिन हो जाएंगे ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अब हमें पता है कि 78 के बाद से हमारा अगला चैप्टर शुरू हो गया था, तो वैसे यहाँ पर भी अगला चैप्टर शुरू हो जाएगा, चैप्टर नंबर 3। वहाँ पर चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हुआ था। क्या है ये, स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य का विधानमंडल। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है, किसी को यहाँ तक कोई डाउट, कुछ क्वेरी। सचिन सिंह सर, नोट्स में कन्फ्यूजन हो रहा है। कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है बिकॉज पिछली बार मैंने बता दिया था इन जनरल, वहीं पर पार्लियामेंट वाले चैप्टर में ही इसको पढ़ा दिया था कि भाई 89 ऐड करना है, इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है आपको नोट्स में, ठीक है, कि भाई 89 ऐड करना है। उसमें बस मैंने इस बार जनरली बता दिया था, और कहीं पे जहाँ पे डिफरेंसेस थे वो मैंने अलग से बता दिए थे। इस बार क्या है, मैं अलग से लेक्चर ले रहा हूँ उस पर, बस ये डिफरेंस है।
सर इज़ दिस दैट प्लेजर? नो, दिस इज़ नॉट दैट प्लेजर। सर आपकी बुक कंफ्यूज। अरे भाई पुष्कर जी बता दिया मैंने, ठीक है, कि पिछली बार मैंने उसको वहीं पे करवा दिया था पार्लियामेंट, इस बार मैं अलग से उस पर लेक्चर ले रहा हूँ पार्ट 6 पे, इसलिए। सर अगर एडवाइस पे काम करेगा तो इनके बीच डिस्प्यूट क्यों अराइज होते हैं? किसके बीच डिस्प्यूट अराइज होते हैं ललित जी? गवर्नर और इन लोगों के, मतलब इनके बीच में ना डिस्प्यूट इसीलिए अराइज होते हैं क्योंकि गवर्नर पे एडवाइस बाइंडिंग नहीं है। वहाँ पे तो बाइंडिंग होती। तुमने कभी सुना है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में कभी डिस्प्यूट हुआ? नहीं, ये गवर्नर और इनके बीच में होता है, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि एडवाइस बाइंडिंग नहीं होती गवर्नर पे, इसलिए। ठीक है। सचिन सिंह, तो मतलब ज़रूरी नहीं कि आप नोट्स बनाओ, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको सिर्फ 89 ऐड करना है। लेक्चर में अलग से इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज पिछली बार मैंने प्रेसिडेंट के साथ ही गवर्नर पढ़ा दिया था, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के साथ, और पार्लियामेंट के साथ ही स्टेट लेजिस्लेचर करवा दिया था। अब क्योंकि अलग से मैंने सोचा कि इस बार अलग से करवा देते हैं पूरा पार्ट 6 का, तो गवर्नर स्टेट लेजिस्लेचर का अलग से ले लिया मैंने। आर्टिकल वाइज सेम है, कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, आप अगर चाहो तो कहीं पे मतलब ऐड ऑन कर सकते हो अगर चाहो तो, ठीक है। वैसे तो 89 ऐड करना है जहाँ जहाँ पे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो 168 की बात करेंगे तो ये अब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा स्टेट का लेजिस्लेचर, जैसे वहाँ पर स्टार्ट हुआ था 79 से। तो आर्टिकल 79 पार्लियामेंट की बात कर रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, 89 जोड़ दो, 89 जोड़ दो तो कितना एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो कितना आएगा आपका 168। तो जैसे वहाँ पर पार्लियामेंट में क्या क्या आ रहा था, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, वैसे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका, वैसे यहाँ पर भी 3 कंपोनेंट होते हैं, एलए मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, एलसी मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद, और ऊपर बैठेगा हमारा गवर्नर यानी राज्यपाल। अब है क्या कि ये जो एलसी है लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब जैसे वहाँ पर लेजिस्लेटिव लोकसभा लोअर हाउस था, तो वैसे यहाँ पर भी ये लोअर हाउस है। जैसे वहाँ राज्यसभा था तो यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल है अपर हाउस, अपर हाउस बोल लो, परमानेंट हाउस बोल लो, ठीक है। तो ये था। लेकिन है क्या कि ऑल स्टेट डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑल स्टेट्स डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, सारे राज्यों के पास विधान परिषद नहीं है। सिर्फ जो हमारे, ठीक है, जो सिर्फ हमारे क्या बोलते हैं, जो सिर्फ हमारे मतलब सारे राज्यों के पास विधानसभा है, लेकिन विधान परिषद सिर्फ 6 राज्यों के पास है। ओनली 6 स्टेट्स हैव, ओनली 6 स्टेट, सिर्फ 6 राज्यों के पास है विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब सिर्फ 6 ही को के पास क्यों है, सबके पास क्यों नहीं है? 6 ऐसे स्पेशल क्यों हैं? 6 कौन है ये? 6 ये राज्य लिखे हुए हैं, इनको हम याद करते हैं ऐसे कबूतम से, कबूतम, ठीक है, कबूतम से याद करते हैं। के से कर्नाटक है, ठीक है, ए से आंध्रा है, बी से बिहार है, यू से उत्तर प्रदेश है, टी से तमिलनाडु नहीं है, तमिलनाडु में पहले होती थी लेकिन अभी नहीं है, ठीक है, 2011 से नहीं है, तेलंगाना, और ये है महाराष्ट्र। क्लियर है? तो कबूतम याद करना है इन 6 राज्यों में। बाकी राज्यों में क्यों नहीं, इन्हें में क्यों? क्योंकि इनमें एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासन का काम ज़्यादा है, इसलिए। और ऐसा नहीं है, देखो अभी पूरा आपको प्रोसीजर अभी आपको पता चलेगा कि लेजिस्लेटिव असेंबली लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना और उसको अबॉलिश करने का कैसा क्या सिस्टम होता है, तो आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो जिन राज्यों में ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन होता है तो इसलिए एक दूसरा हाउस बना दिया जाता है वहाँ पे। Constitution of legislature, तो where there is 2 houses, one shall be called as legislative council and other legislative assembly, वही सब ठीक देख चुके हैं, ठीक है। हाँ, 169 में दिया हुआ है अगले आर्टिकल में, एबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट। विधान परिषद जो है हमारी, उसको कैसे क्रिएट किया जाएगा, कौन एबॉलिश करेगा और कैसे किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको क्रिएट और एबॉलिश करने का काम देश की पार्लियामेंट करती है, संसद करती है। पार्लियामेंट कैन क्रिएट, एबॉलिश और लेजिस्लेटिव द काउंसिल ऑफ स्टेट, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट आफ्टर पासिंग अ रेजोल्यूशन फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबली। देखो इसका पूरा प्रोसीजर समझो। अगर किसी भी राज्य को विधान परिषद चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, तो वो क्रिएट या अबॉलिश कर सकता है सिर्फ और सिर्फ देश का पार्लियामेंट ही, ठीक। लेकिन कब और वो भी कैसे? साधारण बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से, जिसका मतलब पहले ही बता चुका हूं। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या होता है कि भाई
जितने लोग प्रेजेंट एंड वोटिंग हैं उसका बाई 2+1, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। पार्लियामेंट तो कर सकता है, लेकिन कब करेगा? जब उस राज्य की विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेगी पार्लियामेंट को तब। और कैसे बोलेगी? माइक लगा के? हाँ, वहाँ के जब लेजिस्लेटिव असेंबली एक रेजोल्यूशन पास करेगी स्पेशल मेजॉरिटी से, मतलब इनको स्पेशल मेजॉरिटी विशेष बहुमत से पास करना है अपनी विधानसभा में, जिसका मतलब होता है क्या? इसका मतलब होता है मेजॉरिटी, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है आपको, तो इसको मत पढ़ो, जो मैंने आपको समझा रहा हूँ उससे पढ़ो, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द असेंबली। टोटल मेंबरशिप है मान लो असेंबली की, मान लेते हैं कि 350 की, ठीक है, 350 की। हर राज्य की जो विधानसभा है उसमें अलग अलग नंबर ऑफ हैं, जैसे यूपी में बात करें 403 है, ऐसे करके, ठीक है। तो मान लेते हैं 350 है। तो टोटल मेंबरशिप यानी इतने लोग हैं, फिर हम ले लेते हैं यूपी का केस, 403 है, तो इसका बाई 2+1, ठीक, प्लस 2 या फिर ऐसे कर लो 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसका मतलब ये होता है सर कि ये कर लो या फिर 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो नंबर बड़ा आएगा वो नंबर कंसीडर करके उतने लोगों की मेजॉरिटी से उस रेजोल्यूशन को पास करना, उसको स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। और अगर पास हो गया तो पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है कि वो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट कर सकता है, उसको सिंपल मेजॉरिटी लगती है। अब जहाँ सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है कि उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता यानी कि नीड नहीं होती है। और जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं कर रहे हैं तो आर्टिकल 368 के तहत कोई भी अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। अब वैसे तो अमेंडमेंट मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी, लेकिन कल के लेक्चर में पढ़ाता हूँ मैं, ठीक है। ऐसा करते हैं कि कल के लेक्चर में आपको ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, कल के लेक्चर में हम लोग क्या है कि कोर्ट स्टार्ट नहीं करेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अमेंडमेंट कर लेंगे, पार्लियामेंट की कमिटीज़ कर लेंगे, और अमेंडमेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़ और जो इमरजेंसी है वो कल कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो कल अमेंडमेंट भी आप समझ जाएंगे। कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अच्छा वहाँ पर क्या है, मतलब पार्ट 5 में पहले राज्यसभा है देन लोकसभा है। वैसे यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रहा है, पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, लोअर हाउस है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आप एक चीज़ को देखोगे तो आर्टिकल नंबर 80 टॉक्स अबाउट राज्यसभा, 81 टॉक्स अबाउट लोकसभा, तो 89 जोड़ना था हमें, ठीक है, पार्ट 6 का आर्टिकल लेने के लिए 9/10/817। तो देखो लेजिस्लेटिव असेंबली मिल गया, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि हर राज्य में एक विधानसभा होगी जिसमें 500 से ज़्यादा और 60 से कम नहीं होंगे लोग, यानी कि एमएलए। एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, लेकिन इन जनरल जो आपको कंसिडर करना है कि 500 से ज़्यादा एमएलए नहीं हो सकते हैं और 60 से कम। लेकिन एक्सेप्शंस क्या है? अपवाद हैं कुछ राज्य जहाँ पर जो मिनिमम मेंबर हैं वो आपके 30 भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ लोकसभा में, बताओ मिनिमम मेंबर्स कितने होता है? मिनिमम लोकसभा में मिनिमम कितना होता है? तो मिनिमम 30 होता है। 30 किस केस में? सिक्किम, गोवा, जो सबसे छोटा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, जो सबसे छोटा राज्य है स्टेट मतलब एरिया के टर्म्स में, और अरुणाचल। तो इन स्टेट में 30 मिनिमम मेंबर भी चलेगा, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें नागालैंड में तो 46 यानी 46, और मिज़ोरम में 40। लेकिन इन जनरल वाला आपको याद करना है 500 और 60। लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर्स 550 हो सकते हैं, 550, और मिनिमम कुछ भी नहीं है वहाँ पर, मिनिमम कुछ भी नहीं है। तो बोलोगे सर आपने तो 15% पढ़ाया था। बिल्कुल पढ़ाया था। 15% क्या था? 15% था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ 15% ऑफ लोअर हाउस से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो वैसे यहाँ पर भी जैसे वहाँ आर्टिकल 75 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में था कि 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं, वैसे यहाँ आर्टिकल 164 के क्लॉज 1 और सब क्लॉज ए में होगा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट में 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, जिसको कि हमने 91st अमेंडमेंट से ऐड किया था। सेम चीज़ है। 15% वाली जो स्ट्रेंथ है, 15% वाली बात, वो यहाँ पर भी सही है। वहाँ पे लोकसभा था, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाएगा, विधानसभा। एक्सेप्शन आपको पता है दिल्ली है, जिसको कि 69th अमेंडमेंट से क्रिएट किया गया था। लेट मी टेल यू, ठीक है। दिल्ली जो है, दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली को, दिल्ली को जो अपनी विधानसभा मिली थी वो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मिली थी, जिसके थ्रू वो कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली से
नेशनल कैपिटल, ठीक है, सॉरी, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली से नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनी थी 69th अमेंडमेंट से, ठीक है, जिसके थ्रू आर्टिकल नंबर 239AA को जोड़ के इसको एक विधानसभा दी गई थी दिल्ली को 69th अमेंडमेंट से, ठीक है, क्लियर इतनी चीज़। ईच स्टेट शैल बी डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, वो सब कुछ हम पता है हमें। आर्टिकल 82 याद कर लो, आर्टिकल 82 याद कर लो, जो डिलिमिटेशन कमीशन की बात करता है, परिसीमन आयोग की बात करता है, कितनी बार बना है बताएंगे आप। वैसे यहाँ पर अलग से कोई डिलिमिटेशन कमीशन का आर्टिकल नहीं है, क्लॉज 2 में ही जोड़ दिया है कि भाई इसको टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जोड़ेंगे, बिकॉज डिलिमिटेशन जो कमीशन है उसका काम क्या है, बाउंड्री फिक्स करना। वो अलग अलग नहीं बैठता है पार्लियामेंट के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए, वो एक कॉमन होता है। तो आर्टिकल 82 की तरह यहाँ पर आपको पार्ट 6 में कोई डिलिमिटेशन कमीशन का आर्टिकल देखने को नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो 82 में जब तुम 89 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा तुमको, 171, लेकिन यहाँ 171 में डिलिमिटेशन कमीशन नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपोजिशन है, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल फिर से आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि इसका जो कॉम्पोजिशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 ऑफ LA से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। 1/3 ऑफ LA का मतलब क्या है कि जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स हैं उससे ज़्यादा आपके नहीं हो सकते हैं। जितने भी लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं विधानसभा में, उससे उसका 1/3 कर लो, उससे ज़्यादा विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं हो सकते हैं। सर इसमें कहाँ पर ये कुछ स्टेट के लिए 30 और 40 एक्सेप्शन है। इन जनरल याद करना है 500 और 60 लोकसभा में मिनिमम नहीं होता है, ठीक है। तो कॉम्पोजिशन दिया हुआ है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं और 40 से कम नहीं हो सकते हैं, नॉट लेस देन 40, नॉट लेस देन 40। लेकिन एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या होगी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। मैक्सिमम और मिनिमम तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, 1/3 ऑफ LA से ज़्यादा नहीं हो सकते। 1/3 ऑफ LA से ज़्यादा नहीं हो सकते मतलब किसी राज्य में MLA 300 हैं, वहाँ 300 सीटें हैं, तो इसका 1/3 कितना होगा, 100 से ज़्यादा लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं हो सकते हैं, ये लिखा हुआ है, और 40 से कम नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट जो मैंने फेंक के मारा कि पार्लियामेंट एक्चुअल स्ट्रेंथ डिटरमाइन करेगा, वो ये है जो इसके 3rd क्लॉज में लिखा हुआ है कि कितने मेंबर कैसे कहाँ से आएंगे। तो 1/3 मेंबर इलेक्ट होके आएंगे जो लोकल बॉडीज़ हैं, जैसे म्यूनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह, पंचायत नहीं है इसमें, म्यूनिसिपैलिटी और हमारी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है। 1/3 आएंगे जो वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग हैं, MLA लोग हैं, वो चुन के भेजेंगे, ठीक है। 1/3 हो गया, 1/3। अब 1/12 को पकड़ लो। पर्सन एंगेज्ड इन टीचिंग, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं एटलीस्ट 3 साल से, वो जो पर्सन और रिसाइडिंग इन द स्टेट हु हैव बीन फॉर एटलीस्ट 3 साल का ग्रेजुएट हो, उस स्टेट में रह रहा हो और 3 साल का ग्रेजुएट हो, वो 1/12 मेंबर्स को वो चुन के भेजेंगे, इलेक्ट करके भेजेंगे, ठीक है। और बच गए, कितने बच गए, 1/6 रिमेनिंग कितने बच गए, 1/6। इनको गवर्नर नॉमिनेट करता है, किसमें, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस। समराइज कर देता हूँ मैं आपके लिए। 1/3 भेजे लोकल बॉडीज़ ने, 1/3 भेजे MLA लोगों ने, 1/12 भेजे ग्रेजुएट्स ने, 1/12 भेजे टीचर ने, बच कितने गए, इन सबको जोड़ोगे 5/6 आएगा। कोई भी चीज़ 100% होती है, दैट मीन्स 1 में 5/6 माइनस करोगे तो 1/6, तो रिमेनिंग 1/6 नॉमिनेट बाई गवर्नर, यानी कि 5/6 मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं, चुनाव होता है। वहीं 1/6 होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, यानी कि नामित होते हैं। कौन करता है, गवर्नर यानी राज्यपाल। किस फील्ड में करता है, वही लिसैस, लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस, जो हम प्रेसिडेंट के केस में पढ़े थे, राष्ट्रपति के केस में पढ़े थे राज्यसभा में, आर्टिकल नंबर 80 में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट इन दी राज्यसभा। लेकिन इसमें कोऑपरेटिव मूवमेंट एक एक्स्ट्रा है, कोऑपरेटिव मूवमेंट से कोई जुड़ा है, ठीक है। कोऑपरेटिव मूवमेंट ये बस एक एक्स्ट्रा है, लिसैस प्लस कोऑपरेटिव मूवमेंट आपको ध्यान रख लेना है। क्लियर हो गया 171 में। अब 83 में क्या था, रिकॉल करो। 83 में था हाउसेस का ड्यूरेशन, 83 में 89 जोड़ दो तो यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर का ड्यूरेशन
कितना था लोकसभा का 5 साल, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का 5 साल। राज्यसभा का कितना था, कोई ड्यूरेशन नहीं था, वो परमानेंट हाउस था, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल भी परमानेंट हाउस है, शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन। ध्यान रखियो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल एबॉलिश हो सकती है, डिसॉल्व नहीं हो सकती है, और राज्यसभा तो डिसॉल्व और आपकी एबॉलिश दोनों ही नहीं हो सकती है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि ये राज्यसभा की तरह डिसॉल्व नहीं हो सकते, बट एबॉलिश हो सकती है। और कब कैसे हो सकती है, वो राज्य ही बोलेगा उसको कि भाई हमारे एबॉलिश कर दो। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, तमिलनाडु है, उसने 2010 में रेजोल्यूशन पास किया स्पेशल मेजोरिटी में अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में कि हमें एक लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, पार्लियामेंट ने बना के दे दी। फिर अगले ही साल रेजोल्यूशन पास कर दिया कि इसको एबॉलिश कर दो, पार्लियामेंट ने हटा दी। जैसा आप बोलो, कई सारे राज्य होते हैं ना कि अपना प्रशासन थोड़ा सा बाइफरकेट करने के लिए बनवा लेते हैं, फिर उनको लगता है खर्चा नहीं झेला जा रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो एबॉलिश कर देते हैं, ठीक है। और जैसे कि अभी वेस्ट बंगाल ने रेजोल्यूशन पास किया था, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, क्लियर। और लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होते हैं वो 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, तो उनके मेंबर्स का टर्म हो जाएगा 6 साल का। जैसे लोकसभा 5 साल से पहले भी खत्म हो सकती है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गए, तो वैसे यहाँ पर भी है। जैसे वहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल थे लोअर हाउस को, वैसे यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है लेजिस्लेटिव असेंबली को। जैसे वहाँ पर लोकसभा इमरजेंसी के केस में उसका ड्यूरेशन 1 साल के लिए एक्सटेंड हो सकता था एट अ टाइम, वैसे यहाँ पर भी 1 साल एट अ टाइम, ठीक है। अब आते हैं 83 के बाद 84 में क्या था क्वालिफिकेशन, 84 में 89 जोड़ दो, ये इनकी क्वालिफिकेशन है, भारत का नागरिक होना चाहिए, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो तो 25 साल, जैसे लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो 25 साल, और राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो 30 साल, तो ऐसे यहाँ पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हो तो 25 ईयर्स ऑफ एज, और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल का पर चुनाव लड़ रहे हो तो 30 ईयर्स ऑफ एज, सिंपल, ठीक है, क्लियर है। और अब यहाँ पर आते हैं जैसे वहाँ पर था आपका आर्टिकल नंबर 85, सेशन की बात कर रहा था, 85 में 89 जोड़ दो 174, तो यहाँ पर सेशन कौन समन करेगा, जैसे वहाँ प्रेसिडेंट कर रहा था वैसे गवर्नर करेगा। प्रोरोग करने का काम, डिसॉल्व करने का काम कौन करेगा, गवर्नर करेगा, सिंपल, प्रेसिडेंट गवर्नर दोनों पैरेलली रिलेट करने आपको, ठीक है। जैसे वहाँ पर 86 में क्या दिया हुआ था, राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस दी हाउस, 89 जोड़ दो। वहाँ पर 87 में क्या था, स्पेशल एड्रेस ऑफ द हाउस, जिसको मोशन ऑफ थैंक्स बोल रहे थे कि भाई हर लोकसभा का जो पहला सेशन होता है उसको उसमें, और जनरल इलेक्शन के बाद, आम चुनाव के बाद जो पहला सेशन होगा, उनको दोनों हाउसेस को कलेक्टिवली एड्रेस करेगा कौन, स्पेशली वो करेगा गवर्नर, जहाँ पर वो सरकार की नीतियों के बारे में बताएगा। तो वही सेम काम 89 जोड़ दो 176, वही मोशन ऑफ थैंक्स जो है गवर्नर करेगा एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच ईयर। कुछ अंतर है क्या, कुछ भी नहीं है। प्रेसिडेंट की जगह गवर्नर हो गया, लोकसभा की जगह लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया, और राज्यसभा की जगह लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, खत्म। 88 में राइट ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल दिया हुआ था, यहाँ पर 89 और अगेन 89 जोड़ दोगे, राइट ऑफ मिनिस्टर और एडवोकेट जनरल यहाँ पर दिया हुआ है, सिंपल। क्या राइट होते हैं, अधिकार ये होते हैं कि आप जिस भी हाउस के मेंबर हैं उसमें बोल सकते हैं, वोट कर सकते हैं, सब कुछ। दूसरे हाउस में सिर्फ आप जाकर बोल सकते हैं, वोट नहीं कर सकते हैं। एडवोकेट जनरल, क्योंकि ये किसी भी हाउस का मेंबर नहीं, तो दोनों हाउसेस में जाके बैठ सकता है, यानी प्रोसीडिंग्स में हिस्सा ले सकता है और बोल सकता है, दैट इज ही कैन स्पीक, लेकिन वो वोट नहीं कर सकता है किसी भी हाउस में, क्योंकि वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, ठीक है। सर जम्मू इम्पीचमेंट में भाग क्यों नहीं लेता है सौरभ जी को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बुक में नहीं लिखा हुआ है। पहली बात तो सर सौरभ जी, किसी भी स्टेट के एमएलए इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट में हिस्सा नहीं लेते हैं। एमएलए तो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, और जम्मू एंड कश्मीर के नहीं लेंगे अभी तक तो, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ, अमेंडमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। 89 का क्या ट्रिक है, 89 का ट्रिक है 89 जोड़ दो। ये कौन बोला 19-20 का फ़र्क है, 89 का फ़र्क है। हाँ जी चलो, तो आर्टिकल 177 ऑलराइट, 178 पे आते हैं। तो 89 में आपने 89 जोड़ देना है तो 178 हो जाता है। अब 89 में क्या था, ऑफिसर्स ऑफ, हाँ अब यहाँ पर थोड़ा सा घुमाव है। घुमाव क्या है, घुमाव ये है कि वहाँ पर ऑफिसर्स शुरू हो रहे थे
हाउस के, तो वहाँ पर राज्यसभा के ऑफिसर्स से शुरू हो रहा था, यानी चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लेकिन यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर, डिप्टी स्पीकर से चीज़ें शुरू होंगी। उनका देन वेकेशन रेजिग्नेशन होगा, देन उनके पावर्स दिए होंगे, देन उसके बाद इनका कैसे रिमूवल का रेजोल्यूशन, वो सारी चीज़ें हैं। देन इसके बाद लेजिस्लेटिव काउंसिल की चीज़ें शुरू होंगी, 182, 183, 184, 185, ठीक है, 186। तो यानी कि बस इतना याद कर लो कि हो क्या रहा है कि आर्टिकल नंबर 89 से हमारे ऑफिसर शुरू होते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि आर्टिकल नंबर 89 से ऑफिसर शुरू होते हैं, जैसे वहाँ पर भी ऑफिसर शुरू हो रहे थे, 89 जोड़ोगे तो 178, यहाँ से भी ऑफिसर शुरू होंगे। लेकिन वहाँ पर राज्यसभा से शुरू हो रहे थे, यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली से शुरू हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, ऐसे याद कर लो, बस इतना अंतर है, बस पलट देना है आपको। वहाँ पर जैसे चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सबका था, वैसे यहाँ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देन काउंसिल का बाद में आएगा, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। बस अंतर ये है कि वहाँ पर जो चेयरमैन होता था राज्यसभा में, यानी अपर हाउस में, वो कोई और नहीं, वाइस प्रेसिडेंट ही होता था। वाइस प्रेसिडेंट शैल बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ दी राज्यसभा। अब क्योंकि यहाँ पर वाइस गवर्नर जैसा तो कोई होता नहीं है कि वाइस गवर्नर को एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन बना देंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो फिर यहाँ पर चेयरमैन जो होता है, डिप्टी चेयरमैन जो होता है, दोनों ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के पार्ट होते हैं। जैसे कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर लेजिस्लेटिव असेंबली के पार्ट होते हैं, वैसे चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन लेजिस्लेटिव काउंसिल के पार्ट होते हैं, ठीक है। अब जो ये लेक्चर पहली बार कोई स्टूडेंट देख रहा होगा तो उसको लग रहा होगा कि सर ये मास्टर तो काफ़ी जल्दी जल्दी पढ़ाते हैं, ये तो कुछ लिखते भी नहीं, बताते भी नहीं। लेकिन जो लोग पहले पार्ट 5 पढ़ चुके हैं उन्हें पता है कि क्यों मैं सारी चीज़ें नहीं करवा रहा हूँ। अब क्या इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई जब वैकेशन और रेजिग्नेशन का मतलब इनका रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा होगा, किनका, चाहे ये हो चाहे ये हो, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, प्रिसाइड नहीं कर सकते हैं, उसको नीचे उतर के बैठ जाना है। कास्टिंग वोट चला जाएगा, वोटिंग एट फर्स्ट इंस्टेंस रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा, क्योंकि अगर हाउस के मेंबर हो तो रहेगा। वहाँ पर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास इसलिए नहीं होता था क्योंकि वो हाउस का मेंबर ही नहीं होता था। स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन के पास तो था ना, तो बस वही सेम चीज़ है। अब इसमें क्या मैं आपको पढ़ाऊँ अलग से। वहाँ पर क्या था, यहाँ वहाँ पर 98 में था सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, 89 जोड़ दो, सेक्रेटेरिएट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। वहाँ पर क्या था 99 में, वहाँ पर ओथ था, 89 जोड़ दो, 188 ओथ ऑफ फॉर्मेशन बाई मेंबर्स। कौन दिलाता है, गवर्नर और एनी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड फॉर सच वर्क बाई गवर्नर प्रोटेम स्पीकर। हाँ, 100 क्या था, वोटिंग और कोरम था, 89 जोड़ दो, वोटिंग और कोरम यहाँ आ जाएगा, वही फर्स्ट इंस्टेंस, कास्टिंग वोट, वही सब दिया हुआ है। कोरम वही 1/10, कोरम अगर ना हुआ तो वही एडजॉर्नमेंट हो जाता है, एडजॉर्न कर देता है हाउस। कौन करता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यहाँ पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर करेगा। 101 में क्या था, वेकेशन ऑफ सीट, वैसे यहाँ पर भी वेकेशन ऑफ सीट है, 89 जोड़ो। वहाँ पर 102 में क्या था, डिस्क्वालिफिकेशन, 89 अगेन जोड़ दो, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप है। क्या है वहाँ पे, क्या ग्राउंड थे, वैसे सेम यहाँ पे ग्राउंड है। अगर तुम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हो, अगर तुम पगला गए हो, अनसाउंड माइंड के हो, या फिर तुम दिवालिया घोषित हो चुके हो, यानी कि तुम जो है पैसा लोन का नहीं भर पा रहे हो, यानी कि यू हैव बीन अन इंसॉल्वेंट, ठीक है, उस केस में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हो, भारत के नागरिक नहीं हो, पगला गए हो, दिवालिया हो गए हो, तो डिस्क्वालीफाई, या फिर एनी अदर डिस्क्वालिफिकेशन एज डिटरमाइंड बाई द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, तो वही आरपीए 1951 है इसमें। देन 103 में क्या था, 103 में डिसीजन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर। वहां कौन ले रहा था डिसीजन, जरा बताना, कौन ले रहा था डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन, प्रेसिडेंट। किसकी एडवाइस पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहां पर कौन लेगा, गवर्नर। किसकी एडवाइस पे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही होगा, स्टेट का इलेक्शन कमीशन मत करना इसको, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइस लेगा, स्टेट का इलेक्शन कमीशन का एडवाइस मत कर देना। स्टेट का इलेक्शन कमीशन ये पंचायत और नगर पालिका के चुनाव करवाता है, ठीक है। वो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। फिर 104 में वहाँ पेनल्टी थी, तो यहाँ पेनल्टी है कि भाई अगर तुम ओथ नहीं लिए हो या फिर डिस्क्वालीफाई हो तो हर दिन 500 रुपये के हिसाब से जो है हर्जाना भरना पड़ेगा। वहाँ 105 में क्या था, पावर और प्रिविलेज दिए हुए थे कि भाई आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है कि आप पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी बोल लो। तो अगेन यहाँ 194 में क्या है, एमएलए लोगों को, एमएलसी लोगों को है कि भाई आप कुछ भी बोलो, हाउस के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच है। आपका सिविल मैटर में अरेस्ट नहीं किया जा सकता है जब हाउस सेशन में चल रहा हो, 40 दिन पहले 40 दिन बाद, जैसे वहाँ पर सिविल अरेस्ट नहीं हो सकती थी,
ठीक है, जैसे वहाँ पर 106 में सैलरी अलाउंस दिया हुआ था, तो यहाँ पर 195 में सैलरी अलाउंस दिया हुआ है। कौन डेटा माइन कर रहा था? वहाँ पार्लियामेंट डेटा माइन कर रही थी, तो यहाँ स्टेट लेजिस्लेचर ये डेटा माइन करेगा। कुछ अंतर नहीं है। 107 क्या था? ऑर्डिनरी बिल था। यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया था 107 से? लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो वैसे यहाँ से 89 जोड़ दो, स्टेट का लेजिस्लेटिव प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा। प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ द बिल्स, ऑर्डिनरी बिल। अब थोड़ा सा यहाँ पर हमें ठहर जाना है, थम जाना है। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनरी बिल के केस में जो साधारण विधेयक होता है, वहां पर हमने देखा था लोकसभा और राज्यसभा के पास इक्वल पावर होती है ना। यहां पर ऐसा नहीं होता है। यहां पर ऑर्डिनरी बिल के केस में भी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कुछ ज़्यादा पावर्स होती हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंपैरिजन में। क्या पावर होती है ज़्यादा? तो भाई देखो, ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी में ओरिजिनेट होता है। लेकिन अब यहाँ अंतर है। देखो, इसमें हम पहला केस कंसिडर करेंगे जब लेजिस्लेटिव असेंबली में बिल ओरिजिनेट होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास गया, इसने पास कर दिया, गवर्नर के पास पहुंच गया, राज्यपाल के पास पहुंच गया, ठीक है, उसके बाद हम बात कर देखेंगे। दूसरा है लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल को भेजा गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने बोला कि प्लीज़ ये अमेंडमेंट देख लो। लेजिस्लेटिव असेंबली ने बोला ठीक है देख लेते हैं, ठीक है बात तो तुम सही कह रहे हो, चलो हम पास करवा देते हैं इसको। पास हो गया। तीसरा लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास भेजा, लेजिस्लेटिव काउंसिल ने वापस भेज दिया, बोला क्या करो। लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसमें फिर से विद चेंजेस और विदाउट चेंजेस फिर से दोबारा भेज दिया। ठीक है, इस बार लेजिस्लेटिव काउंसिल ओवरराइड नहीं कर सकता है, मानना पड़ेगा उसको, ओवरराइड नहीं कर सकता है। समझ रहे आप? लेजिस्लेटिव असेंबली ने भेज दिया लेजिस्लेटिव काउंसिल को, जैसे वहाँ पर लोकसभा राज्यसभा को भेज रहा था, कितने महीने तक होल्ड कर रहा था? 6 महीने। यहाँ पर 3 महीने, मैक्सिमम 3 महीने तक होल्ड कर सकता है, नहीं तो वो पास हो जाएगा फिर। ठीक है, मैक्सिमम 3 महीने होल्ड कर सकता है। ठीक है, उसके बाद फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास मान लो फिर से गया और लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर से भेज दिया, तो अगली बार जो दोबारा भेजेगा तो उसको 1 महीने और होल्ड कर सकता है ये। यानी कि एट मैक्सिमम लेजिस्लेटिव काउंसिल जो कर सकता है वो ये कर सकता है कि 4 महीने के लिए बिल को टाल सकता है और कुछ नहीं कर सकता है ये। समझे आप? क्या आप इस बात को समझे? वहीं अगर ये बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ओरिजिनेट होकर लेजिस्लेटिव असेंबली के पास जाता है और लेजिस्लेटिव असेंबली ने मना कर दिया, मर जाएगा वो बिल, वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, उठ तक नहीं पाएगा। और लेजिस्लेटिव काउंसिल ने अगर लेजिस्लेटिव असेंबली को भेजो, लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया तो अच्छी बात है, कोई नहीं, गवर्नर के पास जाएगा। यानी हमें यहाँ से क्या इस क्रिया जो क्या ये है हमारा क्रोनोलॉजी से हमें क्या समझ में आता है कि भाई देर इज़ नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन दी केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। देर इज़ नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग, यानी कि संयुक्त बैठक का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है। क्या समझे आप? वहां पर था ना आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग, यहां पर नहीं है जॉइंट सिटिंग। लेजिस्लेटिव असेंबली के पास ज़्यादा पावर्स होते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के कंपैरिजन में। सर एक बार ये बता दो, ठीक है बता देते हैं एक बार और, है ना। तो 2.5x भी कर दो, रीजन में 3 स्पीड में होता है, देखते 2.5x तो आता है ना उसमें, 2.5x तो आता है उसमें। सर जहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है वहाँ बिल पास कैसे होता है? अमित श्योरन, वेरी गुड क्वेश्चन। वहाँ पर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली से ही बिल पास करना होता है, सीधा गवर्नर के पास जाता है, सीधा गवर्नर के पास जाता है। देखो फिर से समझो इसको, ठीक है, फिर से समझ लो इसको, ठीक है। देखो ये बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में ओरिजिनेट हुआ, विधानसभा में, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास गया, पास कर दिया, अच्छी बात है। इसके पास गया लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास नहीं किया इसने, तो क्या कर सकता है? 3 महीने तक होल्ड कर सकता है ये, बस 3 महीने तक।
अगर 3 महीने तक कुछ रिकमेंडेशन नहीं दी तो अपने आप वो गवर्नर के पास जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लेते हैं कि इसने क्या किया, 3 महीने होल्ड किया नहीं किया और इसको वापस भेज दिया लेजिस्लेटिव असेंबली के पास। अब जो दोबारा बिल आएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, ठीक है, वो दोबारा जो बिल आएगा उसको सिर्फ 1 महीने तक और होल्ड करने की बस पावर होती है। या तो वो तुरंत पास कर दे, गवर्नर के पास चला गया, ज़्यादा से ज़्यादा जो कर सकता है वो 1 महीने तक होल्ड कर सकता है बस। यानी कि जैसे लोकसभा राज्यसभा को अगर मान लो बिल दिया है, फिर राज्यसभा ने लोकसभा को दिया, तो 6 महीने तक आप बिल को अपने पास रख सकते हो, नहीं तो डेडलॉक क्रिएट हो जाएगा, जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी। यहाँ पर क्या है, कोई जॉइंट सिटिंग नहीं है, कोई संयुक्त बैठक नहीं है और लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कम पावर है। क्यों? क्योंकि अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऑर्डिनरी बिल ओरिजिनेट हुआ है विधान परिषद में और तब लेजिस्लेटिव असेंबली के पास गया है, तो लेजिस्लेटिव असेंबली ने अगर पास कर दिया तो ठीक है, गवर्नर के पास चला जाएगा। लेकिन अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने इस बिल को इनकार करना, मतलब इसमें इसको पास नहीं किया, ठीक है, तो ये बिल वहीं ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि फिर से वो जाएगा लेजिस्लेटिव करना, ना। यानी कि यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि ऑर्डिनरी बिल के केस में भी लेजिस्लेटिव असेंबली के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल से ज़्यादा पावर्स हैं, ठीक है। सर पेन चेंज कर लीजिए। पेन क्या चेंज करना है भाई, इसमें कलर विजिबल नहीं है क्या, रेड और ये सब जो ग्रीन लिख रहा हूँ मैं, हैं? नाउ क्लियर, ओके, ठीक, गॉट इट। चलो, कमेंट किए पढ़े हैं सर, बहुत फीवर है, समझ नहीं। अब कमेंट छोड़ोगे पढ़ोगे स्क्रीन पे दिमाग लगाओगे तब समझ में आएगा ना। कोल्ड है फीवर है समझ नहीं, कोल्ड है फीवर है समझ नहीं आ रहा है, उतनी देर स्पैम किए पड़े हैं। अब यहीं पे होते हैं ना तो तुम्हारा कोल्ड फीवर पूरा निकाल देते हैं हम, सही बता रहे हैं, पूरा एक झन्नाटे में कोल्ड और फीवर पूरा निकल जाता है यहीं पे, पूरा पानी पानी हो जाता है पूरा कोल्ड और फीवर तुम्हारा भी। इतना बेकार कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया बेटा आशीष साहू, क्या ही बोले हम आपसे। खैर आगे बढ़ते हैं। 197 रिस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एज टू, वही सेम चीज़ जो मैंने आपको मतलब, अच्छा ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शंस है मनी बिल को लेके, ठीक है। मनी बिल वहाँ पर किस में था, 109, ठीक है, 89 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 198। तो स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल, तो ये क्या है, रिस्ट्रिक्शन है ऑन पावर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल एज टू बिल अदर दैन मनी बिल। यानी कि देखो जॉइंट सिटिंग तो वहाँ पर 108 में थी ना जॉइंट सिटिंग, यहाँ पर जॉइंट सिटिंग है ही नहीं, तो फिर 89 जोड़ने पे तो 197 आएगा। तो फिर यहाँ क्या दिया हुआ है कि क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं विधान परिषद की लेजिस्लेटिव काउंसिल जब वो बिल को पास करेगा। अब या तो तुम पढ़ लो, अब दिक्कत है क्या ना कि अब यही अगर तुम किताब से पढ़ते ना समझ में आता, तब जब ये यहाँ समझते तो लगता क्या पढ़ा है सर, मज़ा आ गया, अब समझ में आ गया। अभी क्या है, ये सब पढ़ना तो तुम्हें पढ़ा नहीं, सीधे हम तुमको ये समझा दी, अब तुम जाना सीधे, ठीक है। नहीं होगा तुम्हें PDF कहीं से भी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के PDF आपको मिल जाते हैं, वहाँ से ओरिजिनल फॉर्म में आर्टिकल नंबर 196 और 197 को जरा पढ़ना समझना। ये समझाने के बाद भी तुम्हें पल्ले नहीं पड़ेगा ठीक है, ये समझाने के बाद भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जिस हिसाब से लिखा हुआ है, जिस हिसाब से हम यहाँ पर तुमको लाइन खींच खींच के बता दी है, पढ़ो इसको जरा, समझ में आ जाए। कायदे से मुझे ये पहले पढ़वाना चाहिए था तुमसे, तब ये बताना चाहिए था जो यहाँ पर मैंने बताई 197 वाली। खैर 109 में वहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि मनी बिल कैसे पास होगा, उसका प्रोसीजर, जो धन विधेयक है वो कैसे पास होगा उसका पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है। आप अगेन 89 ऐड कर दो तो यहाँ पे मनी बिल का पूरा प्रोसीजर स्टेट वाले बिल के केस में लिखा हुआ है। सर यहाँ पर क्या है, वही सेम जो लोकसभा और राज्यसभा का रिलेशन है, वही सेम यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधानसभा और विधान परिषद का रिलेशन है। क्या कि कैन ओरिजिनेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि धन विधेयक सिर्फ विधानसभा में आ सकता है, विधान परिषद में नहीं। विधान परिषद के पास सिर्फ रिकमेंडेटरी पावर होती है, अमेंडिंग पावर नहीं होती, यानी कि मनी बिल में वो कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। तो फिर क्या कर सकता है, सिर्फ रिकमेंड कर सकता है अमेंडमेंट को कि ये प्लीज़ अमेंडमेंट आप कर लीजिए। और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो रिकमेंडेशन माने या ना माने, दोबारा जब वो बिल भेजेगा तो गवर्नर के पास उसको भेजना ही होगा उस बिल को, ठीक है। और मैक्सिमम कितने टाइम तक होल्ड कर सकता है मनी बिल को, 14 दिन तक। और 14 दिन में अगर पास नहीं किया तो मान लिया जाएगा ओरिजिनल फॉर्म में ही वो गवर्नर, मतलब वो उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल ने भी पास कर दिया। सेम है लोकसभा राज्यसभा वाला, ठीक है। जैसे 110 में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल थी, तो 189 जोड़ दीजिए, 199 में डेफिनेशन ऑफ यहाँ पर मनी बिल होगी,
ठीक है, वही सेम मनी बिल होगी। अब वहाँ पर 111 में क्या था, एसेंट और एसेंट टू बिल, कौन दे रहा था एसेंट, प्रेसिडेंट दे रहा था, तभी कोई बिल एक्ट बन रहा था। 89 जोड़ दीजिए आर्टिकल नंबर 200, तो यहाँ पर कौन देगा एसेंट, गवर्नर देगा। अब गवर्नर के पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, तो गवर्नर के पास होते हैं या तो वो एसेंट दे दे, सहमति दे दे, या फिर वो अपने नेगेटिव पावर यानी वीटो पावर का यूज़ कर ले। वीटो पावर क्या होते हैं, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, ठीक है, पॉकेट वीटो, और एक और एक्स्ट्रा पावर होती है गवर्नर के पास जो अगले आर्टिकल में लिखी हुई है, यहाँ पर नहीं। एब्सोल्यूट वीटो का आपको मतलब पता है कि सीधे एसेंट ना देना, मना कर देना एसेंट देने से, तो वो बिल एक्ट कभी बनता ही नहीं, खत्म हो जाता। सस्पेंसिव वीटो का मतलब होता है बिल को रिटर्न कर देना। ये वीटो किस बिल के केस में नहीं होता है, जरा आप ये जल्दी से रिकॉल करो। पॉकेट वीटो का मतलब होता है कि बिल को रख लेना एक इनडेफिनेट पीरियड के लिए और एसेंट उसमें ना देना। तो रिटर्न ये जो है नॉट इन केस ऑफ मनी बिल, जैसे वहाँ पर पढ़े थे, कुछ अलग नहीं है। जैसे धन विधेयक को वहाँ पर प्रेसिडेंट नहीं लौटा सकता था, वैसे यहाँ पर नहीं लौटा सकता है। अब होता क्या है, एक जो एक्स्ट्रा पावर होती है गवर्नर के पास, हाँ, वो लिखा हुआ है आर्टिकल 201 में, और वो एक्स्ट्रा पावर है कि ये गवर्नर जो है, गवर्नर यानी राज्यपाल, कैन रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के। जैसे कि उसको लगे यार कुछ समझ नहीं आ रहा हमें और कुछ इंपॉर्टेंट मसले से मैटर ये डील कर रहा है बिल, तो वो रिजर्व करके प्रेसिडेंट को पहुंचा देगा कि प्रेसिडेंट ये देखो, तुम देखो जरा इसको, हमें तो समझ नहीं आ रहा है। तो फिर क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास वो सीधा बिल चला जाएगा, और उसके बाद प्रेसिडेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बीच में ही सिर्फ बात होगी, गवर्नर का काम यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। जैसे मान लो कि प्रेसिडेंट ने, अब यहाँ पर है क्या, एक और एक्स्ट्रा चीज़ है, एक इंपॉर्टेंट चीज़, एंड दैट इज़ कि वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जैसे पार्लियामेंट ने कोई बिल पास किया, प्रेसिडेंट के पास गया, प्रेसिडेंट ने सस्पेंसिव वीटो यूज़ किया, नहीं बिल को रिटर्न कर दिया, जो रिटर्न बिल आएगा उसको प्रेसिडेंट को एसेंट देनी ही पड़ेगी। अब जो रिटर्न बिल आएगा, ये प्रोविज़न इस केस में नहीं है। यानी कि अगर गवर्नर ने प्रेसिडेंट के लिए बिल को रिजर्व कर लिया और प्रेसिडेंट ने उस बिल को रिटर्न कर दिया स्टेट लेजिस्लेचर को, और स्टेट लेजिस्लेचर ने फिर से प्रेसिडेंट को बिल भेजा, तो प्रेसिडेंट के कोई बाध्य नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि उस बिल पर अपना एसेंट देना ही देना है। यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर, इसीलिए बोलते हैं कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट ओवरराइड द पावर ऑफ override the veto power of president, whereas union parliament can override the veto power of president. स्टेट लेजिस्लेचर वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट को ओवरराइड नहीं कर सकता है, पार्लियामेंट कर सकता है। मतलब कि प्रेसिडेंट कितनी बार भी उसको भेज सकता है स्टेट लेजिस्लेचर के बिल को, अगर रिजर्व कर लिया गवर्नर ने तो। अब तुमने एक चीज़ नोटिस करी, प्रेसिडेंट तो किसी के रिजर्व कर नहीं रहा था, तो वहाँ पर ऐसा कोई आर्टिकल था नहीं, वहाँ पर तो सीधा इसके बाद एसेंट के बाद 111 के बाद 112 आया था जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहा था। यहाँ पर 112 जोड़ने पर, 89 जोड़ने पर तो ये आ जाएगा 201, क्योंकि ऐसा तो था नहीं। तो अब यहाँ से एक काम करो कि 89 नहीं 90 ऐड करना स्टार्ट कर दो। अभी तक जो 89 ऐड कर रहे थे वो 112 से या फिर 111 के बाद से 90 जोड़ना शुरू कर दो। तो जैसे वहाँ पर था एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या था, प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट शैल इन रेस्पेक्ट ऑफ every year shall cause to be laid before the parliament द एनुअल फाइनेंशियल ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें कि एस्टिमेटेड रिसीट एक्सपेंडिचर होगा। वैसे यहाँ पर गवर्नर शैल कॉज टू बी लेड, मतलब गवर्नर के नाम पर इसको रखा जाएगा वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जिसको कि हम बजट बोलते हैं। बट बजट वर्ड कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है, ना तो आर्टिकल 112 में ना तो 202 में। तो राज्य जैसे वहाँ राष्ट्रपति के नाम पे रखा जा रहा था, वहाँ पे राज्यपाल के नाम पे, ठीक है। और उसके बाद सब कुछ वही है, सिर्फ आपको 90 90 90 ऐड करना है, सब कुछ वही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक। अब हम आ जाते हैं सीधा 213 में, आर्टिकल 123 में 90 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 213। 123 किसकी बात कर रहा था, ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। ये कौन सा चैप्टर हो जाएगा, चैप्टर नंबर आपका हो जाएगा ये 4, ठीक है। जैसे वहाँ चैप्टर नंबर 3 था वो ऑर्डिनेंस, यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस की बात करता है, और ऑर्डिनेंस हमें पता है लेजिस्लेटिव पावर होती है, यानी कि जब लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर दोनों, अगर दोनों है राज्य में, देखो
जिस भी राज्य में आपका सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, सारे राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसको यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं, वहाँ के लेजिस्लेचर को। और अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहाँ के राज्य में, तो उस राज्य को बाई कैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं, द्विसदनीय विधानमंडल। तो अगर सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो अगर लेजिस्लेटिव असेंबली सेशन में नहीं है, तो गवर्नर के पास पावर है कि वो लॉ क्रिएट कर सकता है। और अगर किसी स्टेट में दोनों हैं, तो अगर उनमें से कोई एक नहीं है सेशन में, तो उस केस में गवर्नर, दोनों में से एक नहीं है, फिर दोनों नहीं है, तो गवर्नर जो है कानून बना सकता है। वही हमने जो ऑर्डिनेंस पढ़ा था प्रेसिडेंट को लेकर। क्लियर है? ख़त्म हो गया, ख़त्म हो गया यहाँ पर हमारा पार्ट 6। क्लियर? ठीक। यहाँ दोनों तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब क्वेश्चंस कर लिए जाएं। निब्बी चेंज करिए, निब्बी चेंज करिए मतलब समझा नहीं भाई। निब्बी चेंज करिए, क्या ये बोल रहे हो? क्या ये जो पेन दिखता है वो, मतलब ऐसा बोल रहे हो क्या आप लोग? नेक रोटेट, ओके। कृष्णा गोपाल जी, पिछली बार मैंने इसको पार्लियामेंट के साथ करवा दिया था, मैंने बोल दिया था 89 ऐड कर लीजिए इसमें, वो सीधा वही आर्टिकल हो जाएगा। इस बार मैंने आर्टिकल्स लिख दिए हैं, इसलिए वहाँ पर वो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, सच में गजनी हो गई भाई मैं तो। अच्छा सॉरी, वो चेंज करने के लिए आपने बोला था, नेब चेंज करने के लिए। ठीक 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 ठीक, सही याद दिलाया। मतलब वो बाद में याद दिलाना, अभी तो क्वेश्चंस करने ना। अच्छा अच्छा, सच में यार गजनी वाली हालत हो चुकी है। हाँ चलो, तो ये आप जो है हेल्प चैट में जाके डाउट पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, व्हाट्सएप के अलावा। करो क्वेश्चन बेटा। ठीक है, थैंक यू निब चेंज करने के लिए, याद दिलाने के लिए। अरे तो ये निब लिखना चाहिए था, निब भी कौन लिखता है भाई? मुझे लगा निब्बी निब्बा जब आजकल चलता है उसका कुछ था। चलो आंसर करो जल्दी से क्वेश्चंस को। निब्बी छोटी बच्ची हो गया। The which part of the Constitution deals with the organization, composition, and powers of the state legislature? Part number 6 of the Constitution, Part 4 DPSP, Part 3 Fundamental Rights, Part 5 the Union. Second, which of the following articles and the parts of the Indian Constitution deal with the state legislature? तो पार्ट 5 तो डील नहीं करता है स्टेट लेजिस्लेचर से। पार्ट 9 पढ़ा नहीं, पंचायत है। पार्ट 6, और यहाँ पे पार्ट 6 है, लेकिन बात हो रही है किसकी? स्टेट लेजिस्लेचर की। एंड दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 168 213 तक देखे थे। 214 से कल, हाँ कल नहीं परसों कोर्ट्स देखेंगे। कल तो हम लोग वही देखेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ वगैरह। ऑलराइट, अगला है, एंड दैट इज़ विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबॉलिशन और क्रिएशन लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स? अबॉलिशन और क्रिएशन, तो वही 161 में तो क्या है, इसमें अगर आपको याद हो तो इसमें दिया हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। ठीक है, पार्डनिंग पावर है ना, क्षमा शक्ति दी हुई है। एंड 165 में क्या है, एडवोकेट जनरल है। ठीक है, एडवोकेट जनरल है। और 173 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। राइट, 169 में क्या है जल्दी से बताएंगे कमेंट में। फोर्थ, द चेयरमैन, एक सेकेंड, ओके ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, 173 में तो कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अबॉलिशन और क्रिएशन के बारे में दिया हुआ है ना, विच आर्टिकल मेंशन अबाउट द क्रिएशन। ठीक ठीक, ऑप्शन नंबर डी 169। 172 में वो तो दिया हुआ है जो आपका पूरा, ठीक है, सिंपल आप 89 माइनस करके भी देख सकते हो। वैसे तो उसमें दिया हुआ है कि कॉम्पोजिशन क्या होगा, 1/3 1/3 1/12 1/12 और 1/6, तो वो 172 में। 169 बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी। चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज, जो विधान परिषद का जो चेयरमैन होता है वो कौन होता है? तो राज्यसभा की तरह यहाँ पर कोई एक्स ऑफिशियो टाइप सिस्टम नहीं चलता है, यहाँ पर हाउस ही चुनता है उनको। ठीक है, पागल वागल हो गए हो क्या दीपक राजपूत? हैं, कम से कम 5-6 बार लेक्चर में बता चुके हैं कि ये पिछली बार प्रेसिडेंट और गवर्नर साथ में करवाए थे, पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर साथ में करवाए थे, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट वाला ही बता दिया था कि स्टेट लेजिस्लेचर इसमें आप 89 जोड़ोगे तो हो जाएगा। लेकिन ना, उतनी बार से बुक में कहाँ दिया, बुक में क्या दिया है, बुक में छुपा हुआ है, तुम देख नहीं पा रहे हो बस, है ना। द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इज,
तो चेयरमैन कौन होता है? इलेक्टेड बाय द चीफ मिनिस्टर, ना इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ऑप्शन नंबर सी। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होते हैं वही, ठीक है। चलो अगला है फिफ्थ, एंड दैट इज़ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ अ स्ट्रेंथ ऑफ। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो मैक्सिमम 500 मेंबर्स की होती है, 500, और मिनिमम कितनी होती है? मिनिमम होती है 60 मेंबर्स की। एक्सेप्शंस हैं कुछ स्टेट में, जैसे कि मिज़ोरम 40, नागालैंड 46, और हमारे सिक्किम, गोवा और अरुणाचल में कितने हैं? 30 की मिनिमम लिमिट होती है, ठीक है। द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ नोन एज। तो अपर हाउस क्या होता है? तो जैसे राज्यसभा होता है यूनियन में, वैसे यहाँ पर क्या होता है? हाँ, सर आपके टू डू में यू मतलब समझा नहीं, HR14 क्या लिख रहा आप? चलो तो सही आंसर क्या है? विधान परिषद, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए लेजिस्लेटिव काउंसिल। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अबाउट द क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर? क्वालिफिकेशन किस में लिखी हुई है? स्टेट लेजिस। तो क्वालिफिकेशन अगर आप याद करो तो किस में लिखा हुआ था? वैसे अगर हम देखें तो 84 आर्टिकल में लिखा हुआ था, अगर आपको याद हो। 89 जोड़ लें इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, सिंपल, 173 में हो जाएगा, है कि नहीं? विच इज द फॉलोइंग, आपको अगर पार्लियामेंट का आर्टिकल याद है तो आपको स्टेट का तो याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, 89 ऐड करना है आपने बस, है ना। पवन मौर्य, तुम पढ़ लो नहीं बेटा, तुम्हारे ही ऐसे मारेंगे। Which of the following statements are correct in the context of the Indian Constitution? There are three major organs of the government, namely legislature, executive and judiciary. Yes, it is correct. CPO का ही क्वेश्चन है 2024 का, ठीक है, 2024 का। और separation of functions rather than powers is followed. Separation of functions rather than power is followed. All organs of the government are independent. ऐसा नहीं होता है। जैसे ऑर्गन ये गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव है, हमें पता है एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। आर्टिकल नंबर जैसे 75 क्लॉज 3 पढ़ते हैं, वैसे यहाँ आर्टिकल नंबर 164 क्लॉज 2 पढ़ते हैं कि भाई एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। सर इसको याद करके 89 माइनस कर दिए तो आशीष साहू बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन फिर तुमने याद क्यों किए थे पार्ट 5 के अगर तुमने याद किए थे तो क्यों इसका याद कर रहे हो? फिर 89 जोड़ो ना सिर्फ। क्लास नोट्स में गवर्नर नहीं है भाई, गवर्नर है, वो प्रेसिडेंट के साथ मैंने पढ़ाया था, वहाँ पर दिया हुआ है वो, या तो प्रेसिडेंट वाले फिर PM वाले में, ठीक है। कल MCQ कब हुआ था रक्षित? कल MCQ शाम को ही हुआ था एप्लीकेशन में, परसों UPSC वाले किए थे और कल SSC वाले किए थे। हाँ, तो थर्ड आपको सिर्फ एलिमिनेट करना था, ऑप्शन नंबर ए, फंक्शन ऑफ सेपरेशन ऑफ फंक्शन होता है, ठीक है, रादर देन पावर्स। विच द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द विधानसभा? क्या क्वालिफिकेशन नहीं होती है? तो 25 ईयर्स की एज चाहिए, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा है कि भाई नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स होनी चाहिए। 10th, हु इलेक्ट्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि पीठासीन अधिकारी को कौन अपॉइंट करता है स्टेट लेजिस्लेचर को? तो हाउस ही करता है, ठीक है। हु इलेक्ट्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्टेट लेजिस्लेचर, कौन करेगा? जो मेंबर्स होते हैं वही करते हैं, ठीक है, मेंबर्स होते हैं वही करते हैं। इन इंडिया सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 333 लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ईच स्टेट शैल कंसिस्ट ऑफ नॉट मोर देन डैश मेंबर। अरे जैसे कि देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, जैसे आप उसकी बात कर रहे हो ना कि पढ़ाया नहीं है और फिर वो वहाँ पर ये इस तरह से दिया। अब जैसे यहाँ पर मैंने लैंग्वेज पढ़ाया, इस बार आपको नहीं पढ़ाया, लेकिन आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। 120 में लैंग्वेज था, पार्ट 5 में क्या लिखा हुआ था कि पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी? हिंदी और इंग्लिश। और फिर उसका क्लॉज 2 में लिखा था कि और इंग्लिश वाले शब्द को डिलीट कर दिया जाएगा 15 साल बाद, अगर एक एक्ट के थ्रू उसको कंटिन्यू नहीं किया गया। तो भाई 90 जोड़ दो, वही सेम चीज़ इसमें लिखी हुई है। फिर 121 में क्या लिखा हुआ था कि पार्लियामेंट कोर्ट का डिस्कशन नहीं कर सकती कि हाई कोर्ट के लोगों का कंडक्ट वगैरह, जो जजेस है उनका कंडक्ट। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेजिस्लेचर उस चीज़ को नहीं कर सकती है। वहाँ पर 122 में लिखा हुआ था कि कोर्ट में पार्लियामेंट का डिस्कशन नहीं हो सकता, तो वही यहाँ पे लिखा है कोर्ट नॉट टू इंकर प्रोसीडिंग। तो ये चाहे पढ़ाऊँ चाहे ना पढ़ाऊँ, अब मैं पढ़ाता चला जाऊँगा तो मैंने कहा सर बस करो, जबकि मैं कुछ नया पढ़ा नहीं रहा हूँ, फालतू में तुम्हारी सांसें फूल रही हैं। अगला क्वेश्चन आओ।
ठीक है, तो legislature shall not consist more than 500 members, ऑप्शन नंबर सी। 12th, 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद रिटायर आफ्टर एवरी, तो 1/3 रिटायर आफ्टर एवरी 2 years, तो इनका जो टर्म होता है वो 6 साल का हो जाता है। इन इंडिया द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स in the legislative council of state having such a council shall not exceed dash of the total members of the number of the members, तो कितना एक्सीड नहीं हो सकता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से ज़्यादा नहीं हो सकती है। मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट होता है, मिनिमम ये आपको बताना है। कौन सा निरंजन पात्रो, कौन सा पार्ट नहीं मिल रहा है? सर क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? पता है एक मैं मीम देख रहा था एक दिन, ऐसे ही एक प्रिंसिपल जी थे, एक स्टूडेंट ने, एक गर्ल ने एक ऐसे ही क्वेश्चन पूछा, आपके टूथपेस्ट में नमक है? भाई साहब प्रिंसिपल जी ने जो डांट लगाई तो खैर ये जूम क्लास तो चल नहीं रही है तो डांट तो लगा नहीं सकते हैं। इन इंडिया विद इन द लेजिस्लेटिव ब्रांचेस आर द डैश हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो भारत में विधायी शाखा में अंतर्गत कितने सदन आते हैं? तो 2 सदन आते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है 2। अगला है दैट इज 15th, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट डज द एग्जीक्यूटिव एंजॉय द राइट टू डिसॉल्व द लेजिस्लेचर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका को विधानमंडल को भंग करने का अधिकार है? तो हमें पता है कि ऐसा सिर्फ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चलता है, जो कि इंडिया में, जिसको कि हम किस फॉर्म के नाम से जानते हैं? वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं, बिकॉज ये वेस्टमिंस्टर जहाँ पे लोकेटेड है ब्रिटेन की पार्लियामेंट, वहाँ पर बेस्ड है, ठीक है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? ये अकाउंटेबिलिटी पे बेस्ड नहीं है, यानी कि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर, है ना। 16th, और यहाँ पर क्या होता है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर होता है, ऐसा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता, बिकॉज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। एंड कभी कभी हम देखते हैं कि जुडिशरी जो है, जुडिशियल ओवर रीच करके एग्जीक्यूटिव के जुरिडिक्शन में घुस जाता है, वो जब मैं आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ाऊंगा तो वहाँ देखेंगे। इन दी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली द मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद द प्रायर परमिशन ऑफ, अगेन क्या मैंने आपको पढ़ाया यहाँ पर? नहीं पढ़ाया, लेकिन आप आंसर कर सकते हैं। भाई मनी बिल का पूरा प्रोसीजर 109 में जो पार्लियामेंट के लिए था उसमें हमें क्या करना? 89 जोड़ो 218, तो वो पूरा मनी बिल इन स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि वहाँ पर प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन से आ रहा था, यहाँ पर गवर्नर की प्रायर रिकमेंडेशन से आएगा, सेम पूरा है, ठीक है। वहाँ पर प्रेसिडेंट उसको वीटो नहीं कर सकता है, सस्पेंसिव वीटो, वैसे यहाँ पर गवर्नर नहीं कर सकता है, ठीक है। 17th, एज पर आर्टिकल 172 का क्लॉज 2 ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, तो क्या है आपका? लेजिस्लेटिव काउंसिल इज नॉट सब्जेक्ट टू डिसोल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। निरंजन पात्रो पहले वाले पार्ट से क्लास वीडियोस, मतलब समझा नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ आप। अगला है ये सर सॉर्ट इट इज प्लीज, ओके फेयर बॉन्ड, ओके दृष्टि मोटर ने, हाँ सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर शैल बी लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द दिल्ली? अगेन वी नो आर्टिकल नंबर 239 एंड दिस वॉज एडेड बाई द आर्टिकल नंबर सॉरी अमेंडमेंट नंबर 69th, और इसने क्या किया था? यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बना दिया था, ठीक है। सर आज यूपीएससी क्वेश्चन है यार, एक्चुअली मैं लगाना भूल गया मैं पीपीटी में, ठीक है, तो मैं लगा दूंगा, अभी 3-4 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग अमंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिड्यूस द वोटिंग एज? ये यार अमेंडमेंट का क्वेश्चन है, आंसर तो इसका भी होगा, लेकिन अभी कल करेंगे इसको। इन इंडिया ड्यूरिंग अ मीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल इफ देयर इज नो कोरम इट शैल बी ड्यूटी ऑफ किसका ड्यूटी है कि वो हाउस को एडजर्न कर दे? अगेन वेरी सिंपल, हमने वहाँ पर पढ़ा था कि वहाँ पर यानी कि पार्ट 5 में इट इज़ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर हु एडजर्न्स द हाउस, सेम गोज है स्पीकर और चेयरमैन, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अगला है व्हाट इज़ द टर्म ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन इंडिया एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य विधानसभा का कार्यकाल क्या है? 3 साल, 5 साल, 4 साल या फिर 7 साल? तो 5 साल होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल का कितना है? विधान परिषद का जरा बताएंगे। आर्टिकल याद नहीं हो रहा है, ओके। आज जो क्लास हो रहा है उसके अच्छा निरंजन, एक्चुअली निरंजन जी बैच की क्लासेस हैं, तो इसके आपको जो मतलब वीडियोस होते हैं वो बैच में मिलते हैं एप्लीकेशन के अंदर, ये लाइव स्ट्रीम होता है फ्री में, है ना। सर आपके पास अटैची है प्रभास सिंह? बेटा अटैची है उसी में तुमको बंद कर देंगे, नहीं पढ़ लो यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इन इंडिया?
तो मेंबर्स का टेन्योर होता है 6 साल का, उसका खुद का कोई नहीं होता बिकॉज इट इज़ अ परमानेंट हाउस, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूइंग चैम्बर। हु हैज़ द पावर टू एबॉलिश और क्रिएट द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। देख रहे हो, सारा बिल्कुल आसान आसान सा सवाल है। तो कौन क्रिएट और अबॉलिश कर सकता है लेजिस्लेटिव काउंसिल को, विधान परिषद को? कौन कर सकता है? 169 पार्लियामेंट विद अ सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से। और लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेगी तब। लेजिस्लेटिव असेंबली को किस मेजोरिटी से बोलना होता है? 24th। हु विल कॉज एवरी ईयर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू बी लेड बिफोर द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। तो लेजिस्लेटिव असेंबली, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है इट इज़ अ काइंड ऑफ मनी बिल, तो वो सिर्फ जैसे पार्लियामेंट में, लोकसभा में आ सकता है, वैसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली में आ सकता है। ठीक है, जैसे उसमें 2 पार्ट होते हैं, 2 पार्ट कौन कौन से बताए थे? एक तो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, वैसे यहाँ पर होता है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम। ठीक है, जैसे वहाँ पर 2 ये होते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम, तो वैसे यहाँ पर भी होता है, 2 होते हैं। ठीक है, ये नॉन वोटेबल पार्ट ऑफ बजट होता है, तो यहाँ पर भी नॉन वोटेबल है। इस पर वोटिंग होती है तो यहाँ पर इसमें भी वोटिंग होती है। कहाँ पर वोटिंग होती है? जैसे वहाँ लोकसभा में, तो वैसे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो अपर हाउस है वो सिर्फ इसको डिस्कस कर सकता है। यहाँ से क्यों नॉन वोटिंग होती है? बिकॉज यहाँ से सैलरी ड्रॉ होती है, सैलरी निकलती है, इसलिए। अब मैं ज़्यादा इसके डीप में नहीं घुस रहा हूँ। डीप में घुसने से मेरा मतलब ये, मैंने आपको चाहता तो मैं ये आपको यहाँ पर डीप में, जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ही अगर और थोड़ा हर एग्जाम के लिए पढ़ा रहा होता तो ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा, दैट इज़ कि जैसे गवर्नर है, गवर्नर की सैलरी तो यहाँ से चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट से निकलती है, चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ स्टेट, लेकिन उसकी जो पेंशन होती है वो चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया से निकलती है। क्यों? क्योंकि भाई वो मल्टीपल स्टेट में सर्व किया होगा एज गवर्नर, तो भाई कौन सा स्टेट उसको पेंशन देगा वो कैसे डिसाइड होगा? तो फिर वो यूनियन के से पेंशन निकलती है, लेकिन जहाँ पर एज ए गवर्नर सर्व कर रहा है तो वो स्टेट उसको सैलरी ड्रॉ देगा। ठीक है, क्लियर है? डीप घुसी है, अच्छा। ठीक है, तो डीप इतना ही था थोड़ा बहुत, है ना। आगे बढ़ते हैं। हु विल कॉज एवरी ईयर, तो कौन कॉज करेगा? ऑप्शन नंबर बी, गवर्नर। इन विच ईयर वॉज द JNK का लेजिस्लेटिव काउंसिल अबॉलिश, किस साल अबॉलिश किया गया था? पंकज विश्वकर्मा से फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया कौन से सब्जेक्ट में आता है? वो पंकज आता है एनवायरमेंट इकोलॉजी में, वो भी हम लोग करेंगे। ठीक है, एनवायरमेंट इकोलॉजी लास्ट में करेंगे। कितना क्वेश्चन है? बस 1-2 क्वेश्चन और कर लो, 2019 इसका आंसर हो जाएगा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन्स अबाउट द राइट ऑफ द गवर्नर टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर? अब याद कर लो, इसमें 86 था 86। ठीक है, 86 एड्रेस की बात कर रहा था प्रेसिडेंट की, 87 स्पेशल एड्रेस की, तो ये स्पेशल एड्रेस की तो बात कर नहीं रहा, एड्रेस की। तो 9, 6, 15, 8, 16, 17, 175 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 27 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द पावर ऑफ द स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली? क्या सही नहीं है? ही मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम, यस। ही इज़ लाइक क्लास मॉनिटर, बिल्कुल मेंटेन करता है। ही डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, बिल्कुल वही डिसाइड करता है। वहाँ पर हम लोकसभा केस में देखा था, तो यहाँ पे भी वही होगा। ही कॉल्स फॉर अ जॉइंट सेशन ऑफ द असेंबली एंड काउंसिल टू रिजॉल्व द डेडलॉक, ऐसा कोई जॉइंट सिटिंग होता ही नहीं है, तो बुलाएगा क्या? ठीक है, पहली बात तो अगर जॉइंट सिटिंग होती भी है यूनियन के केस में तो बुलाता प्रेसिडेंट है, सिर्फ प्रिसाइड करने का काम होता है किसका? प्रिसाइड करने का काम होता है स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का। ऑलराइट, तो बुलाता प्रेसिडेंट है, प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो यहाँ पर होता ही नहीं है, तो बुलाएगा कौन? कोई नहीं बुलाएगा। ठीक है, ही एडजर्न्स द हाउस अगर कोरम नहीं हुआ तो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज? किसमें है? तो यूपी में है। कितनी है? 403 है। ठीक है, and the second last question is this: Advocate General, which article of the Constitution mentions about the right of the Advocate General of state to speak in the state legislature? तो राइट ऑफ मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल 88 में था, 89 ऐड कर दो, 177, सिंपल। एंड द लास्ट वन इज दिस: अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन, तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट शैल बी वेस्टेड इन आर्टिकल नंबर 154 दी गवर्नर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन आप करेंगे। कितने क्वेश्चन हैं? 43 क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, चलो तो ये आप करेंगे आराम से। बाकी वो करवा दें क्या यूपीएससी वाले? कल करवा देंगे। ठीक है, कल करवा देंगे। आपको 3 ही क्वेश्चन है, फिर लगाने वगैरह वो क्या ना, पिक्चर सेव करो फिर उसको यहाँ पर अटैच करो। हमरो कमेंट देख लेवल जाई ए कुमार, अच्छा तुम्हारो कमेंट देख जाई। कल करेंगे इमरजेंसी, छोटा सेट, छोटे छोटे 3 टॉपिक करेंगे, इमरजेंसी, अमेंडमेंट और पार्लियामेंट्री कमिटीज़। ठीक है, चलो। और आज भी CHSL का मेन से देखते हैं कैसा क्या होता है। सर वाई वी नीड लेजिस्लेटिव काउंसिल? मैंने अभी बताया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल की नीड जिस स्टेट को होती है कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इतना बड़ा है हमारा कि उसको हम अकेले लेजिस्लेटिव असेंबली वाले संभाल नहीं सकते हैं।
तो वो स्टेट अपने यहाँ से एक स्पेशल मेजोरिटी से बिल को पास करके पार्लियामेंट को ये बोल देते हैं कि प्लीज़ क्रिएट कर दीजिए, वो क्रिएट कर देता है। जब उनको लगता है नहीं झेला नहीं जा रहा है हमसे, तो वही बोल देते हैं। जैसे कि तमिलनाडु का एग्जांपल दिया, 2010 में बोला क्रिएट कर दो, जब क्रिएट हो गया तो 2011 में बोला अब एबॉलिश कर दो इसको, ठीक है। नेक पेन एक बार मेट्रो हॉस्पिटल में दिखा लीजिए। अच्छा सर, ठंड ने तो सुखा दी। अच्छा अच्छा, इतनी भी ठंड नहीं पड़ रही भाई अभी है। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। थैंक यू बताने के लिए। अभी ऑफ करते हैं। सर जोया कुछ दिल से बोल रही है। अच्छा, फ़ी कम कर दो, सारे आर्टिकल करने हैं 400 प्लस वाले। भाई सारे नहीं करने हैं ना, को बताए हैं। जैसे पार्ट 5 को आपको याद होगे तो पार्ट 6 के आपको याद नहीं करने ना। और बीच बीच में जो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड। जैसे ये वाले आर्टिकल टाइप थे ना 202 के बाद, वो बहुत ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है ये वाले। वैसे तो पार्ट 5 के अगर आपको याद है तो पेन निप चेंज। ओके ठीक है, सीता माता ने सही होता है। पेन निप चेंज हम क्लास में ही कर लेता, नहीं तो भूल जाऊँगा। पेन निप को निकालने का ये रिंग सा एक होता है, कुछ नहीं होता है। क्लास में ही कर लेता, नहीं होता कि ना भूल जाता हूँ पीडीएफ अपलोड करने के चक्कर में। सर आप तो गुस्सा करने लगे हैं। भाई गुस्सा नहीं कर रहे हैं, तुम बार बार वही चीज़ पूछ रहे थे, गुस्सा क्यों करेंगे हैं? आप तो अपने हैं हमारे, क्यों गुस्सा थोड़ी ना किया जाता है अपने लोगों पे, डांटा जाता है बस। सर क्वेश्चन का करा करेंगे बुक वाले मतलब। किम जोंग उन क्या बोल रहे हैं? राजस्थान हैड डिमांडेड फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल। यस सर, आपकी शादी हो गई क्या? शादी से क्या लेना देना भाई तुम लोगों को? सर राज्यसभा से नोटिस मेंबर्स को कोई पार्टी ज्वाइन करना ज़रूरी है क्या? ज़रूरी नहीं है शुभी प्रजापति, ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन अगर करना है तो 6 महीने के अंदर कर लो, बाद में मत करना बस। उसके बाद अगर किया तो फिर डिफेक्शन लग जाएगा। अच्छा बताओ कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन रिगार्डिंग डिफेक्शन है तो कौन डिसाइड करता है बताओ? चलिए भाई, थैंक यू सभी को, मिलते हैं कल, ठीक है। हाँ कल लेक्चर में। थैंक यू धन्यवाद सभी को। सर कल क्या होगा? आनंद कल ओहो हो आनंद, और कैसी चल रही है पढ़ाई बेटा आनंद? तो ये हम लोग का कल अमेंडमेंट पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ पढ़ेंगे एंड इमरजेंसी पढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। 123 यार दिस इज़ लाइफ ऑर्डिनेंस होता है उसमें कि जब लोकसभा राज्यसभा दोनों या फिर कोई एक सदन में ना हो तो प्रेसिडेंट लॉ बना सकता है, कानून बना सकता है, वो है, ठीक है। थैंक यू धन्यवाद। वैसे गवर्नर के लिए 213